तो देखो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम की लेक्चर नंबर 5। बेटा अगर आप थोड़ा कमजोर दिल के इंसान हो तो बेटा सबसे पहले पेन पेपर थोड़ा नीचे रख लो। मैं हमेशा बोलता हूं कि पेन पेपर लेके बैठो एंड नोट साथ साथ बनाओ, लेकिन इसको इस चैप्टर के केस में मतलब इस लेक्चर में हम जो पढ़ाने वाले ये वो टॉपिक होते हैं जहां पे बच्चे हमेशा घबरा जाते हैं और हमेशा क्वेश्चन गलत करके आते हैं। तो ये टॉपिक नो डाउट बेटा थोड़ा समझने लायक ज्यादा टॉपिक है, मतलब इस हर टॉपिक समझने लायक होता है, लेकिन इस टॉपिक में ऐसा कुछ चीजें हैं जहां पे बच्चे बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। सर आपको कैसे पता चला? सर आपके जो सर है वो ऑफलाइन में हजारों बच्चों को पढ़ा चुके हैं, तो सर को बहुत ज्यादा पता है कि कहां पे एक बच्चे का डाउट आता है और कहां पे बच्चे का डाउट नहीं आता है, कौन सी टॉपिक को एक बार रिपीट करना पड़ता है, कौन सी टॉपिक को 2 बार रिपीट करना पड़ता है और कौन सी टॉपिक को 5 बार रिपीट करना आता है। वो ऑफलाइन से बेटा हमें एक्सपीरियंस मिल चुका है, तो उस हिसाब से आज हम टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले समझना, मैंने क्या बोला, आपको पहली बार तो बेटा पेन पेपर डाउन करके पहले सुनना है, क्योंकि कंट्रोल आपके हाथ में होता है, प्ले पॉज बटन आपके हाथों में होता है। अगर आपने समझ गया, आपको समझ गया, फिर आपको क्या करना है बेटा, उसको वापस क्या करना है, पॉज करना है, फिर नोट्स बनाना है, फिर आपको दोबारा उसको प्ले करना है। ऐसे करके रुक रुक के आपको सुनना है। अगर मान लो 1.5 घंटे का लेक्चर है तो आपको 1.5 घंटे में नोट डाउन करना है, ऐसा नहीं है। आप 3-4 घंटा लगा के आराम से नोट डाउन करो, क्योंकि जो टॉपिक है इनको बहुत रिपीट कर करके मैंने पीपीटीज भी ऐसा ही डिजाइन किया ताकि आपको एक परफेक्ट नोट्स मिल जाए, आपको नोट्स के लिए कहीं जाने की जरूरत ना पड़े, प्रॉपर एक कॉपी बन जाए, एक नोट्स बन जाए। दूसरी बात, यहाँ पे जो टॉपिक की बार बार जरूरत पड़ता है उसको मैंने बार बार पीपीटीज में भी बार बार रिपीट किया, इसलिए क्या, ताकि बार बार सुनने से क्या होता है बेटा, दिमाग के साथ साथ ब्रेन में पूरा क्या हो जाता है, सेट हो जाता है चीजें। तो अगर एक चीज मैं बता रहा हूं, आज अगर मैंने इस लेक्चर यहां से देख लिया तो बेटा क्या मैं आपको गारंटी के साथ बताऊंगा, आप लोग बोलोगे सर लाइफ में पढ़ना है तो इन टीचर से पढ़ना है बेटा, इनको छोड़ के कहीं से नहीं पढ़ना है। तो यही बात है, वो आप लोग पूरा मतलब एकदम एडिक्ट हो जाओगे, आपको बोलोगे नहीं सर हमें तो राहुल सर से पढ़ना है। तो ये बात का गारंटी मैं आपको दे सकता हूं, ठीक है। ध्यान से समझना, हर एक छोटे छोटे बात को मैं जरूर आपके सामने रिपीट करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा। मुझे पता है कि कौन क्या करेगा, कितना भूल जाएगा, क्या रिकॉल कर सकता है और क्या रिकॉल नहीं कर सकता, मेरे को पता है, ठीक है। वो मैं सोच समझ कर ही करूंगा, ठीक है। और दूसरी बात यह है, सुनो, आज की जो लेक्चर है ना उसमें डी ब्रोगली के कंसेप्ट भी पढ़ेंगे, बहुत सारे कंसेप्ट पढ़ेंगे। तो बेटा पूरा एकदम एकदम शांत होकर पूरा हेडफोन लगा के बैठना है, पूरा एकदम सामने। अगर हेडफोन नहीं है तो रूम के डोर दरवाजा लॉक कर दो, आसपास किसी को मत आने दो और बैठ के सुनो एंड नोट्स बनाओ। इतना सीरियसनेस बेटा चाहिए, ठीक है। और खत्म, इंट्रोडक्शन 5 मिनट हो गया, अभी कंटिन्यूअस पढ़ाई करते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले आज हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, ये हमारा लास्ट क्लास का एक रिकैप है। लास्ट क्लास में हमने एनर्जी कि इक्वेशन जो होता है वो हमने डेराइव किया था। आपको याद होगा, आपको कुछ चीज़ें मैं लास्ट क्लास का याद दिला देता हूँ। जैसे कि आपने पढ़ा था कि सर बीच में कौन होता है, सर जी हमारा न्यूक्लियस। फिर यहाँ पे हमने पढ़ा था सर ये n=1 होता है। फिर हमने पढ़ा था ये n=2 होता है। फिर हमने पढ़ा था ये n=3 होता है, ये चलता है। और हम बचपन में इसको क्या बोलते हैं सर, K, L, M, N ऐसा कब बोलते थे, शेल। और हर एक शेल में क्या होता है, रिलेटेड टू क्या है, एनर्जी है बेटा, क्या होता है, एक एनर्जी होता है। तो यहाँ पे हमने बोला था सर ये E1 होता है, ये E2 होता है, ये E3 होता है। और सबसे पहले इसको हमने रिप्रेजेंट कैसे किया था, इसको हमने रिप्रेजेंट किया था ऐसा बेटा। इसको हमने बोला था E1, इसको हमने बोला था बेटा E2, इसको हमने बोला था ये E3, इसको हमने बोला था E4। ऐसा हमने ड्रॉ किया था, ठीक है, ठीक है, ऐसा हमने ड्रॉ किया था। लेकिन यहाँ पे मैंने एक छोटा सा मिस्टेक किया, बताओ तो क्या। मैंने यहाँ पे बेटा गैप जो है वो इक्वल रख दिया, लेकिन गैप धीरे धीरे क्या होता है, कम होता है। वो आज हम टेक्निकली इक्वेशन की मदद से, मैथमेटिकल वैल्यूज की मदद से हम इसको बताएंगे सर ये गैप धीरे धीरे क्यों कम होता है। तो यहाँ पे मेरा गैप दिखाना मेरा मेन प्लान नहीं है। मेन प्लान होता है कि थोड़ा बहुत आपको रिकेप करना, ठीक है। और जो भी चीज़ पढ़ रहे बेटा वो हम हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए पढ़ रहे, इसके बारे में बातचीत हम करेंगे। सबसे पहले देखो, मान लो ये जो E1 होता है, इस E1 को इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, ठीक है। ये वाले जो है E2 जो है, इसको बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। क्या बोलते हैं, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इसको बोलते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं सर, इसको बोलते हैं सेकंड एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट। तो इसको क्या बोलते हैं सर, इसको बोला जाता है थर्ड एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। हाँ ठीक है, हो गया। अब क्या होता है, मान लो हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन है। कौन है भाई, हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन को आप एनर्जी दोगे, वो क्या होगा बेटा, हायर
हायर एनर्जी लेवल पे जाएगा। इलेक्ट्रॉन को अगर आप एनर्जी प्रोवाइड करोगे, मान लो आपने इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या भेज दिया सर, एक लाइट आपने डाल दिया, तो क्या होगा बेटा, वो एनर्जी, वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन मतलब वो वाला इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, अगर इसके ऊपर आपने क्या दिया सर, आपने इसके ऊपर लाइट दिया, वो क्या करेगा, उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होगा, वो हायर एनर्जी लेवल पे जाएगा। ऑफ कोर्स ये कहा जाएगा हायर एनर्जी लेवल पे। अब ये कहा जाएगा वो डिपेंड करता है आपने कितना एनर्जी दिया, सिंपल सी बात है। लेकिन वो क्या होता है, जब जैसे कि आपने एनर्जी दे रहे हो, ये ऊपर चला गया, आप एनर्जी आपने विड्रॉ कर लिया, अभी आप एनर्जी नहीं दे रहे हो, तो वो क्या होता है, वो वापस अपना क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे है तो वापस वो क्या होता है, अपना ग्राउंड स्टेट में आता है। ठीक है, मान लो वापस वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ रहा है, ग्राउंड स्टेट में। तो बात ये है कि आज हम लोग देखेंगे कि वो इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ आ सकता है, लेकिन अभी फिलहाल मान के चलते कि वो इलेक्ट्रॉन वापस अपना घर आना चाहता है, यानी कि ग्राउंड स्टेट में आना चाहता है, और ये सबसे स्टेबल जगह होता है, तो ये ग्राउंड स्टेट पे आना चाहता है। तो जब ये ग्राउंड स्टेट में बेटा आएगा, ये इलेक्ट्रॉन आएगा, तो वो आते वक्त क्या करेगा, एनर्जी इमिट करेगा। वो एनर्जी क्या करेगा, इमिट करेगा। बात समझ आ रहा है, वो एनर्जी इमिट करेगा। ये होता है बेसिक फंडा। बेसिक फंडा होता है ये वाला टिप। और जब ये एनर्जी इमिट करेगा, ठीक है, तो हमें क्या दिखेगा बेटा, कलर दिखेगा। ये सुनो, कलर दिखेगा, क्योंकि हर एक कलर क्या होता है, रिलेटेड टू वेवलेंथ। हमने यहाँ पे पढ़ाया था, याद करो आप, वो वाला चीज हमने पढ़ाया था, याद है, विबजियर, BIGYOR, बताया था। ये क्या था सर, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लैम्डा, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लैम्डा यानी कि वेवलेंथ। और हमारे सामने फॉर्मूला क्या होता है सर, E = hc/लैम्डा। ठीक है, तो लैम्डा के साथ बेटा एनर्जी का क्या रिलेशन है, उल्टा है। इधर अगर लैम्डा इंक्रीज हो रहा है तो इधर क्या इंक्रीज होगा, इधर बेटा एनर्जी इंक्रीज होगा। यस और नो, एनर्जी इंक्रीज होगा। ये बात चल रहा है। बात समझ में आ रहा है क्या बोला, फिर से मैं एक बार रिकैप कर देता हूँ, आराम से एक बार सुन लेना, आराम से एक बार सुनना। क्या बोला मैंने बोला कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन, मान लो ग्राउंड स्टेट में, बात करते हैं हाइड्रोजन एटम की, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन मान लो उसका फर्स्ट शेल में है, के शेल में है, मतलब ये ग्राउंड स्टेट में है। हमने क्या किया, एनर्जी दिया इसको इन द फॉर्म ऑफ लाइट, हमने एक लाइट एनर्जी दिया। वो इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, हायर एनर्जी लेवल में चला गया। कहाँ पे जाएगा, डिपेंड करता है हम इसको कितना हम इसको पेट्रोल दे रहे हैं, यानी कि अरे गाड़ी कितना दौड़ेगा, डिपेंड करता है ना आप उसमें कितना पेट्रोल डाल रहे हो, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो हमने एक एनर्जी दिया, उस एनर्जी ने क्या किया, एब्जॉर्ब किया, उस इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया। याद रखना, जब इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पे जाता है तो वो क्या करता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। लेकिन वही इलेक्ट्रॉन जब क्या होता है, हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे आता है तो वो क्या करता है, एनर्जी को इमिट करता है। ठीक है, तो हर एक एनर्जी क्या होता है बेटा, हर एक एनर्जी रिलेटेड टू एक वेवलेंथ, हर एनर्जी क्या होता है, वेवलेंथ के साथ रिलेटेड होता है। और हर वेवलेंथ क्या होता है, एक पर्टिकुलर कलर के साथ रिलेटेड होता है। कहाँ से पता चला, ये वाला हमने पढ़ा था बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ा था कि नहीं। और ये विजिबल रीजन में हमने पढ़ा था विबजियर, ये सब कलर होता है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, पढ़ा था हमने। इसका क्या होता है सर, वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, एनर्जी सबसे कम होता है, क्योंकि एनर्जी के साथ क्या होता है, वेवलेंथ का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, ये बात को याद रखना, बहुत अच्छी तरह से इस बात को हमें याद रखना चाहिए। क्या बोला, समझ में आ गया, सिर्फ बेसिक फंडामेंटल चीजें बताया था। यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने यहाँ पे क्या बोला, ये जो पूरा इक्वेशन है, याद रखना, ये जो पूरा इक्वेशन है वो किसके लिए है भाई साहब, वो इक्वेशन पूरा इसके लिए है। ये पूरा इक्वेशन है, बोर्ड ने जो भी बात किया, हाइड्रोजन यानी कि H, ठीक है, एंड किसके लिए बात किया इन्होंने, हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए। हाइड्रोजन लाइक एटम कौन हो गया सर, हीलियम पॉजिटिव, लिथियम 2 पॉजिटिव, ठीक है, बेरिलियम 3 पॉजिटिव, ये सब होता है हाइड्रोजन लाइक एटम। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन लाइक एटम का मतलब क्या होता है, इन सब में हाइड्रोजन लाइक एटम का मतलब क्या होता है, सेंस मतलब यही होता है कि इन सब में एक ही इलेक्ट्रॉन है, इन सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, इन सब में एक है। मतलब सिंपल सी बात है, बोर का जो भी बातचीत है वो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज से बातचीत है। किसके साथ है, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज से इनका बातचीत है। ये सब जो भी बातचीत करते हैं वो सिंगल इलेक्ट्रॉन को लेकर बातचीत करते हैं। अब आप लोग बोलोगे सिंगल इलेक्ट्रॉन क्यों, सिंपल से ये बोर ने लिया था, कंसीडर किया था सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए। अब एक चीज ईमानदारी से सुनो, इनका मतलब है आप कोई भी हो एटम, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इलेक्ट्रॉन एक होना चाहिए। सारा खेल बेटा इलेक्ट्रॉन का है। अब बताओ तो सर, सारा खेल इलेक्ट्रॉन का क्यों है, क्योंकि मान लो आपने हीलियम लिया, लिथियम लिया। अब हीलियम के पास नॉर्मली कितना होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे आपने हीलियम प्लस किया, वो 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, तो कितना बचा सर, 1 बचा। लिथियम के पास बेसिकली 3 इलेक्ट्रॉन होता है, आपने हीलियम 2 प्लस कर दिया, मतलब उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन चला गया, तो 3 - 2 कितना होता है सर, 1 होता है। बेरिलियम के पास एटॉमिक नंबर कितना होता है, 4, यानी कि उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन होता है। तो आपने बेरिलियम 3 प्लस किया, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन चला गया, कितना बचा, 1 इलेक्ट्रॉन। अब उससे कोई न्यूक्लियस का कोई मतलब नहीं है। न्यूक्लियस आप देखना, इनका एटॉमिक नंबर चेंज नहीं हो रहा, मतलब न्यूक्लियस जो है वो सेम है। न्यूक्लियस में क्या है, न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होता है, तो न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन जो है वो चेंज नहीं हो रहा है।
और याद रखना हमेशा न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन सेंटर में होता है, न्यूक्लियस में होता है। तुम एनर्जी दो, कुछ भी दो, ये कोई हायर लोअर एनर्जी लेवल में दौड़ा दौड़ी नहीं करता है। सिंपल सी बात है भाई। इसलिए आप हीलियम ले रहे हो, क्या ले रहे हो, वो मतलब नहीं है, लेकिन उसके इलेक्ट्रॉन एक होना चाहिए, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन चेंज हो गया तो पूरा सिनेरियो चेंज हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, मुद्दे की बात यह है कि बोर ने जो भी काम किया था वो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज को लेकर काम किया था, ये सबसे मेन बात है। और वहां पे उन्होंने जो एनर्जी का इक्वेशन डेवलप किया था ये वो था। Z क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। अब अगर हीलियम हो गया तो 2 लिखोगे, लिथियम हो गया 3 लिखोगे, हाइड्रोजन हो गया तो 1 लिखोगे। बात समझ आ गया। एन का मतलब होता है कि ये सर कहाँ पे है, एन इक्वल 1 2 3 कौन से शेल में, मतलब कौन से ऑर्बिट में वो है, खत्म। तो ये बेसिक हमारा फंडामेंटल था लास्ट क्लास की, ठीक है। अब हम आएंगे ये वाली चीज, देखो हमने क्या किया, हमने एक ध्यान से समझना, हमने हर, जैसे कि यहां पे देख रहे हो ये वाला एक्सप्रेशन दिख रहे हो, इसमें काम करो। हाइड्रोजन के लिए करते तो हाइड्रोजन के लिए सिंपल सी बात है, अगर ई एन इक्वल टू, कहा लिखूं, अगर मैंने बोला, मैंने अगर ईमानदारी से बोल दिया सर ई एन इक्वल टू -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ठीक है। कहाँ से आया बेटा, यही से आया सर, जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ठीक है। पर एटम के हिसाब से लिया, ये एनर्जी है। तुम क्या बोल सकते हो सर, फॉर हाइड्रोजन जेड का वैल्यू तो फिक्स हो गया 1। तो सिंपल सी बात है बेटा, इलेक्ट्रॉन जो हो रहा है वो किसके लिए हो रहा है, -13.6 बाई क्या हो रहा है, एन स्क्वायर, क्योंकि जेड तो 1 हो गया, 1 स्क्वायर 13.6 बाई एन स्क्वायर। अब अगर फर्स्ट ऑर्बिट में है, सिंपल सी बात है, अगर आपके पास ऐसा कोई सिचुएशन है, जहां पे ऐसा एन इक्वल टू 1 चल रहा है, सॉरी चलो मान लो आपके पास ये है एन इक्वल टू 1, ठीक है, गलत हो गया, मेरा लाइन हमेशा टेढ़ा होता है, ठीक है, सीधा हो गया क्या, चलो भाई इसको डिलीट करो, एक सीधा लाइन हमने ड्रॉ कर लिया, क्या सीधा ड्रॉ किया, नहीं क्या, हट, ठीक है। अब देखो ये हमने एक सीधा लाइन क्या कर दिया भाई साहब, ड्रॉ कर दिया, ठीक है। इसको कॉपी मारते जाओ, ठीक है। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ वो समझने की कोशिश करना, ठीक है। हाँ, यहाँ पे मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ वो समझना, ठीक है। इसको थोड़ा ऊपर लेके जाओ, ये ठीक है, इसको थोड़ा नीचे लेके आओ, इसको और थोड़ा नीचे लेके आओ, इसको और थोड़ा नीचे लेके आओ, इसको और थोड़ा और नीचे लेके आओ, इसको ऐसा होता है, ठीक है। अब मैं क्या दिखाना चाहता हूँ, अगर आपने ये क्या है सर, ये n इक्वल टू 1, ये n इक्वल टू 2, ये n इक्वल टू 3, ये n इक्वल टू 4, ये n इक्वल टू 5, ये n इक्वल टू 6, ये n इक्वल टू 7, ठीक है। फिलहाल भाई साहब आपका कोई काम नहीं है, ठीक है। अब समझना, ये हमने कर दिया। इसमें आप अगर n का वैल्यू पुट करोगे, n इक्वल टू 1 में n का वैल्यू 1 पुट करोगे, कितना आएगा, माना 13.6, कितना आ रहा है एनर्जी के, मान लो ये E1, ये E2, ये E3, ये E4, E5, E6, E7, ठीक है। कितना आ रहा है, इसका तो 1 पुट कर दिया, कितना आ रहा है, -13.6, यूनिट नहीं लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ठीक है, -13.6। फिर नेक्स्ट का क्या होगा, नेक्स्ट n का वैल्यू 2, मतलब -13.6 बाई 2 स्क्वायर यानी कि 4, तो 4 करने से आता है आपका वैल्यू -3.4। देन क्या करोगे, n का वैल्यू 3 पुट करोगे, मतलब 3 स्क्वायर 9, मतलब -13.6 बाई 9 करके देखो कितना आता है, -1.15। ऐसा करके सारा वैल्यू दिया हुआ है, -0.85, -0.85। देन इसका वैल्यू है -0.54, -0.54। देन आपका क्या होता है, -0.37, -0.37, -0.37, ऐसा चल रहा है। तो आप एक चीज ध्यान से समझना, क्या मैं बोलना चाहता हूँ वो बात आपको समझना पड़ेगा। वो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे ये वाली गैप देखो, ये वाली गैप देखो, ये वाली एनर्जी गैप देखो, यहाँ से ये इसका डिफरेंस लो, फिर इसका डिफरेंस लो, फिर इसका डिफरेंस लो, इसका डिफरेंस लो, इसका डिफरेंस लो, इसका डिफरेंस लो, आपको पता चलेगा कि ये जो डिफरेंस है वो धीरे धीरे वो डिफरेंस कम होता जा रहा है। वो डिफरेंस क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, ठीक है। वो डिफरेंस आप देख लो ना, इनको माइनस करके देख लो, मैं आपको दिखाई देता हूँ डिफरेंस, ठीक है, मैं आपको डिफरेंस दिखाई देता हूँ, ठीक है।
यहाँ पे नहीं, ये देखो डिफरेंस, पहला डिफरेंस कितना था 10.2, उसके बाद डिफरेंस 1.89, 0.66, 0.31, मतलब धीरे धीरे करके वो क्या हो रहा है बेटा, वो डिफरेंस जो है वो धीरे धीरे करके कम हो रहा है। तो अगर हम पैरेलल लाइन्स ड्रॉ करेंगे, वो क्या है बेटा, हमारा गलती है, पैरेलल लाइन्स हम ड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये गैप की धीरे धीरे क्या होता जाता है बेटा, कम होता जाता है, ठीक है। ये है हर एक लेवल पे हमने एनर्जी निकाल दिया, मतलब n इक्वल टू 1 पे एनर्जी निकाल दिया, n इक्वल टू 2 में, n इक्वल टू 3 में, 4 में, 5 में, 6 में, 7 में, सब एनर्जी निकाल दो, बाकी निकालते रहो, लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं है, जरूरत नहीं है, हमें उतना निकालने की जरूरत नहीं है, तो उतना हमने बेटा निकाल दिया, ये हमने एनर्जी निकाल के रखा, और हमने ये जस्टिफिकेशन भी दे दिया कि ये गैप धीरे धीरे छोटा क्यों होता जाता है। तो जस्टिफिकेशन में हमें ये पता चला, सर ये गैप एनर्जी जो डिफरेंस है, ये करके देखो आप, ये माइनस ये करके देखो, माइनस 3.4 माइनस 13.6, मतलब प्लस आ जाएगा, तो ये गैप देखो आपको ये वाला मिलेगा। तो मैंने आपको बता दिया गैप क्यों छोटा होता है, तो ये इस पेज का एक्सप्लेनेशन है। तो आपको जब भी डायग्राम दिखेगा आपको समझ में आना चाहिए, ये आप गोला बेटा ऐसा कुछ होता नहीं, रियलिटी में तो ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा ये देखो धीरे धीरे रियलिटी में ऐसा होता है, लेकिन और ये गोला कंप्लीट है, लेकिन हम गोला कंप्लीट करने में पूरा पेज चला जाएगा, इसलिए हम ऐसा देते हैं। यही तुम्हारा क्या है बेटा, यही तुम्हारा E1 E2 E3 ऐसा है, ठीक है, इसको हमने रिप्रेजेंट किया ऐसा, करेक्ट, इतना तो समझ में आ गया। अब देखो बात करते हैं, यहाँ पे बोला लास्ट क्लास में एक फॉर्मूला हमारे पास आया था, रीडबर्ग फॉर्मूला, याद है बेटा, रीडबर्ग फॉर्मूला क्या था सर, 1/λ इक्वल टू, हमने बोला होता है रीडबर्ग कांस्टेंट इनटू हाइड्रोजन के लिए बोल रहा है, तो जेड स्क्वायर होता है, हाइड्रोजन के लिए क्या होता है, जेड का वैल्यू 1 छोड़ो, उसको क्या होता है 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ये होता है रीडबर्ग फॉर्मूला का, इसका कांस्टेंट का वैल्यू भी मालूम है, तो यहाँ पे पुट कर दो, कहाँ से कहाँ हो रहा है, देखो व्हाट इज द वेवलेंथ, मतलब आपको लैम्डा का वैल्यू निकालना है, ऑफ लाइट इमिटेड, सिंपल सी बात, इमिट हो रहा है मतलब लाइट बेटा हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे आ रहा है, इसलिए तो बेटा वो नीचे इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है वो नीचे आ रहा है, इसलिए वो क्या कर रहा है, इमिट कर रहा है। इमिशन का मतलब हायर टू लोअर आ रहा है, मतलब सिंपल सी बात है बेटा, n2 से कहाँ आ रहा है, n1 पे आ रहा है, n2 का वैल्यू दिया हुआ है, कहाँ से, n2 का वैल्यू दिया हुआ है 3, n1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1, मतलब 3 to 1 आ रहा है, सिंपल सी बात 3 to 1 बेटा, ये होता है n इक्वल टू 1, ये होता है n इक्वल टू 2, ये होता है बेटा n इक्वल टू 3, सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहा है 3 to 1 आ रहा है, और आते वक्त वो क्या करेगा, एनर्जी इमिट करेगा, वो आपको निकालने के लिए बोला है, तो सिंपल आप फॉर्मूला में बिठा दो, आपका आ जाएगा, ये देखो फॉर्मूला है, इसमें बिठा दिया, रीडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू भी कांस्टेंट है, बिठा दो, आ गया। मतलब ऐसा कभी फॉर्मूला का एप्लीकेशन भी जानना चाहिए आपको, क्या होता है, ये कोई क्वेश्चन नहीं है, जस्ट समझाने के लिए क्या होने से क्या होता है, बस यही चीज़ यहाँ से वेवलेंथ आप निकाल सकते हो। मतलब मैंने थोड़ी देर पहले बोला ना कि जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे आता है तो वो इमिट करता है, अरे भाई इमिट करता है, तो मतलब इमिट कर रहा है, कौन इमिट कर रहा है भाई, एनर्जी इमिट कर रहा है, सिंपल सी बात है। और मैंने ये रिलेशन बताया ना, E इक्वल टू H न्यू, और इसके बाद क्या बोला, E इक्वल टू H C/λ, न्यू इक्वल टू C/λ, तो सिंपल सी बात है, एनर्जी इज वेरी मच एसोसिएटेड विथ क्या सर, लैम्डा, मतलब वेवलेंथ के साथ वो एनर्जी क्या है, एसोसिएटेड है, और हर एक वेवलेंथ हर एक पर्टिकुलर कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो हर एक ट्रांजिशन से एक डिफरेंट कलर भी आ सकता है, मतलब हर एक वेवलेंथ के वैल्यू से आपको एक डिफरेंट कलर मिलेगा, अगर वो विजिबल रीजन में आया तो। लैम्डा का वैल्यू ऐसा नहीं कि सारा विजिबल रीजन में है, सारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को आप अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते, यहाँ पे इंफ्रारेड है, यूवी है, तुम्हारा क्या बोलते हैं रेडियो वेव है, बहुत सारे रेडिएशन है, हमने लेक्चर 2 में हमने पढ़ा था, तो ये सारा देख नहीं सकता। अगर विजिबल रीजन में आओगे तो हर एक लैम्डा के लिए हर एक कलर रिस्पॉन्सिबल होता है, तो आपको दिख जाएगा, सिंपल सी फंडा है। तो इसी क्वेश्चन की मदद से हमने आपको बता दिया कि एग्जैक्टली इसका एप्लीकेशन क्या है, ठीक है। अब देखो आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी मतलब सिंपल सी बात है, समझना, आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है कि द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट रिमूव, एक इलेक्ट्रॉन को याद रखना, एक इलेक्ट्रॉन को आपको क्या करना है बेटा, कंप्लीटली रिमूव करना है, एक इलेक्ट्रॉन को आपको क्या करना है, कंप्लीटली रिमूव करना है। एक इलेक्ट्रॉन किसको रिमूव करना है बेटा, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, रिमूव करना है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन को आपने क्या कर दिया बेटा, रिमूव कर दिया। कहाँ से रिमूव कर दिया बताओ मेरे बच्चे, बताओ कहाँ से रिमूव कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट, मतलब ग्राउंड स्टेट जैसे ही बोल दिया बेटा, ये बात पूरा मतलब अंतिम सत्य है, ठीक है, धरती का, ये याद रखना, ग्राउंड स्टेट होना पड़ेगा, मतलब n इक्वल टू 1 होना मैंडेटरी है, ठीक है। अब किसके लिए वैलिड है सर, हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए। आपको एक ग्राउंड स्टेट को किसी को एकदम फेंक देना है, मतलब इसको एकदम निकाल देना अपने घर से, ठीक है, तो आपके लिए सिंपल सी बात है, ये आपका हो गया, ये आपको हो गया, ये आपका हो गया n इक्वल टू 1, और इसको हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, इसको हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट।
ये n=1 हो गया, और n=1 को हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, ठीक है। और हाइड्रोजन के लिए एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो भी अपना ग्राउंड स्टेट में होता है, इसमें कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं। उसको बेटा ये होता है इसका हायर एनर्जी लेवल, ये जो मैंने बोला n2 n=3 n=4। अब आप बोलोगे सर अगर हमने इस इलेक्ट्रॉन को, मान लो अगर हमने इस इलेक्ट्रॉन को हायर एनर्जी लेवल इन द सेंस, अगर हमने इस इलेक्ट्रॉन को मान लो सर इस इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ पे लेके गए, क्या दिक्कत है सर? इसको आयनाइजेशन एनर्जी नहीं बोल सकते, आपने लोअर स्टेट टू हायर कोई एनर्जी स्टेट में लेके चले गए, ये आयनाइजेशन नहीं है, आयन नहीं बनाया। आयन का मतलब होता है आपके पास H था, वहां से आपने H प्लस कर दिया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीट रिमूव हो गया, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड आयनाइजेशन। और आपने अगर यहां से यहां पे लिया या यहां से यहां पे लेके गया, यहां से यहां पे लेके गया, इसको बोलते हैं एक्साइटेशन। आपने लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट तक आपने प्रमोट किया, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्या? एक्साइटेशन, नॉट आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन का मतलब होता है एक न्यूट्रल एटम को कंप्लीटली आयन में कन्वर्ट कर देना। आपने उसको कंप्लीट एक कटायन में कन्वर्ट कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव भी कर लिया, मतलब इस इलेक्ट्रॉन को सीधा इलेक्ट्रॉन को इतना दूर फेंकना है, इस इलेक्ट्रॉन को इतना दूर आपको फेंकना है। कहाँ फेंकना है सर? आप इन्फिनिटी में लेके चले जाओ। आप कहाँ लेके चले जाओ सर? इन्फिनिटी में लेके चले जाओ। तो ये होता है आयनाइजेशन एनर्जी। इन्फिनिटी मतलब सिस्टम से पूरा बाहर, इन्फिनिटी में लेके चला गया। अब एक चीज, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए इतना सा डिस्टेंस भी बेटा इन्फिनिटी होता है। तुम्हारे लिए इन्फिनिटी, मैं यहाँ से कितना किलोमीटर देख सकता हूँ? 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर देख लिया, उसके बाद बोला नहीं रे दिखाई नहीं दे रहा, अब तो ये इन्फिनिटी में चला गया, ये मेरे रेंज से बाहर चला गया। लेकिन एटम इतना छोटा साइज का, इसके लिए इतना डिस्टेंस भी इन्फिनिटी है। बस समझ, इतना डिस्टेंस भी इन्फिनिटी है। समझ गया मेरे बातों को? इतना डिस्टेंस भी क्या है बेटा? इन्फिनिटी है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, H से H प्लस बनाना है, एक इलेक्ट्रॉन को एकदम खींच के पूरा उसको बाहर फेंक देना है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपका क्या आता है, इक्वेशन क्या आता है? सिंपल सी बात है बेटा, आपके यहाँ पे जो आपका एनर्जी होगा, आयनाइजेशन एनर्जी जो होता है वो क्या होता है वो मैं बता देता हूँ। ये जो आपका आयनाइजेशन एनर्जी, तो क्या लिखोगे सर? आयनाइजेशन एनर्जी I क्या लिखोगे? E इन्फिनिटी, नॉर्मली क्या लिखते हो बेटा? E2 माइनस U1 लिखते हो, तो या क्या लिखो? E इन्फिनिटी माइनस U1। अरे U1 क्यों है भाई? E इन्फिनिटी माइनस U1 क्यों है? U1 इसलिए है क्योंकि n=1 है, n=1 से निकालना है। हमेशा आयनाइजेशन एनर्जी में पहले आपको इलेक्ट्रॉन को प्रमोट नहीं करना होता है, एक सिंपल न्यूट्रल एटम को सीधा इलेक्ट्रॉन को एकदम बाहर दूर फेंक देना है, तो इसलिए हमेशा E1 होता है। E1 मतलब n=1 होता है बेटा। यहाँ पे हाइड्रोजन जैसे ही बोल दिया तो इस जेड का वैल्यू क्या हो गया बेटा? 1 हो गया। और अगर यहाँ पे हम बिठाएंगे तो क्या होगा? -13.6, जेड का वैल्यू तो 1 हो गया, और ये होगा इन्फिनिटी स्क्वायर, ठीक है। माइनस एंड आपका क्या होगा? माइनस, और ये क्या होगा? -13.6, जेड तो हाइड्रोजन के लिए 1 होता है, और ये क्या होगा? 1 स्क्वायर, यानी कि 1/इन्फिनिटी क्या होता है? 0 होता है। तो क्या लिखोगे बेटा? 0 माइनस 13.6 यानी कि +13.6। तो ये हो गया आपका हाइड्रोजन का, या हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए लिखा। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए क्या हो गया सर? ये हमारा आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू हो गया। तो ये कभी कभी एग्जाम में बहुत बड़ा मेजर सा रोल प्ले करता है। हर एक चीज़ को बहुत बारीकी से बेटा मैं बता रहा हूँ। अगर कोई बच्चा मन लगा के सुनेगा बेटा, सारा सिलेक्शन वो यही से लेके जाएगा। मेरा मानना अलग है बेटा, 2 मिनट बात कर लेते बेटा। मेरा मानना अलग है कि केमिस्ट्री और फिजिक्स में क्या चीज़ होता है, मेन चीज़ क्या होता है बेटा? केमिस्ट्री में आप कोई भी एनसीईआरटी का एक पेज ले लो, कोई भी एक चीज़ ले लो, आपको मान लो एनसीईआरटी का कोई भी चैप्टर का फर्स्ट 3 पेज ले लो, और फर्स्ट 3 पेज में अनगिनत आपको वर्ड्स मिल जाएगा, और हर एक वर्ड का डिफरेंट मीनिंग होता है, और हर एक वर्ड आपको डिफरेंट डायरेक्शन खोल के देगा। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा? स्टोरी की जरूरत है। यहाँ पे आपको क्या चाहिए? डिफरेंट चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। फिजिक्स में क्या होता है? दोनों सब्जेक्ट अपने आप में बहुत यूनिक है, बहुत अलग है। फिजिक्स में कोई एक चैप्टर आपने लिया, मान लो गॉस थ्योरम आपने लिया, तो चल रहा है गॉस थ्योरम के ऊपर, चल रहा है, उसमें वेक्टर आ रहा है, इंटीग्रेशन आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, चल रहा है। आपने लिया कूलम्ब्स लॉ, भाई चल रहा है 2 क्लास 3 क्लास चल रहा है कूलम्ब्स लॉ। तो फिजिक्स को क्वेश्चन के थ्रू अप्रोच करना बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री में ऐसा नहीं कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री में टॉपिक को दिल से दिमाग से समझना मेन इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए मैंने सोचा कि ये मिशन मैं स्टार्ट कर दूं। देखो, एक टाइम 2 काम नहीं कर सकता मैं, उतना टाइम नहीं है। ये सब पीपीटीज बनाने में बहुत टाइम लगता है, सच बता रहा हूँ, बहुत टाइम लगता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से और ऊपर से बेटा सिर्फ टाइम नहीं है बेटा, ऊपर से मेरा बहुत काम होता है।
ये जो अभी कर रहा हूँ ना, यहाँ पे मेरा कुछ यहाँ से अभी इस उम्र में आके अगर मैं मान लो 19-20 उम्र में अगर करता, अभी फिलहाल मेरा क्या है एज 32, ठीक है। अब द एज ऑफ 32 आप समझ सकते हो परिवार का, आपको छोड़ के भी दूसरों का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे होता है, ठीक है ना। तो लोगों को फ्री सर्विस को छोड़ के भी काम करना पड़ता है पेट के लिए, ठीक है ना, क्योंकि चाहिए, क्योंकि अदरवाइज नहीं चल सकता। तो उसके बीच बीच में आके ये सब करना, पीपीटीज बनाना, आप सोचो कितना ओवर टाइम काम करना पड़ता है, ठीक है। फिर भी अगर आपको मतलब आप लोग अगर उसको सीरियसली नहीं लोगे तो बड़ा दुख लगता है। क्या लगता है? दुख लगता है, ठीक है। आप उसको सीरियसली लेना। मैं अभी ये कंप्लीट करना, तो जैसे कि मैं थ्योरीज के ऊपर इतना ज़्यादा वो दे रहा हूँ आपको, मेरा कंसंट्रेशन दे रहा हूँ, मेरा सब कुछ दे रहा हूँ, वैसे ही जब क्वेश्चन का सीरीज स्टार्ट करेंगे तो क्वेश्चंस के ऊपर भी उतना ही हम देंगे, डोंट वरी। तब भी हम दिखाएंगे कि अलग अलग लेवल में, अलग अलग टॉपिक में कैसा कैसा क्वेश्चन बन सकता है, सब कुछ चीज़ें मैं कराऊंगा। मैं जिस चीज़ को लेता हूँ उस चीज़ के ऊपर पूरा एकदम उसका लास्ट पूरा देख के छोड़ता हूँ, ठीक है। अब देखना, ये हो गया आयनाइजेशन एनर्जी। अब होता है सेपरेशन एनर्जी। बेटा सेपरेशन एनर्जी क्या होता है देखना, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी एक्साइटेड स्टेट टू इन्फिनिटी। कोई भी एक एक्साइटेड स्टेट से आपको कहाँ भेजना है बेटा? इन्फिनिटी में भेजना है। यहाँ पे सपोज से एक एक्साइटेड स्टेट लिया गया 2, इसको क्या बोलते हैं? सेपरेशन एनर्जी। जब सेपरेट करना है तो वहाँ पे क्या आता है? वहाँ पे ई सेपरेशन का क्या मतलब होता है बेटा? सिंपल सी बात है, ई इन्फिनिटी माइनस ई एन। यहाँ पे एन का वैल्यू क्या पकड़ा है? एन का वैल्यू 2 है। ई इन्फिनिटी का वैल्यू क्या होता है बेटा? ई इन्फिनिटी का वैल्यू होता है 0। तो 0 माइनस ये करोगे तो ये हो जाएगा आपका सेपरेशन एनर्जी। ये क्या हो जाता है? आपका सेपरेशन एनर्जी। जल्दी से नोट डाउन किया जाए, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है एक्साइटेशन एनर्जी। मैंने आपको बताया था बेटा, एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब होता है, एक्साइटेशन एनर्जी मतलब होता है कोई भी स्टेट से, मतलब आपका एक्साइटेशन एनर्जी सिंपल सी बात है क्या बोलता है? एनर्जी रिक्वायर्ड टू प्रोमोट। आपको सिंपल सी बात है, आपको निकालना नहीं, प्रोमोट करना है। ये वर्ड मैं 2 मिनट पहले बोल चुका हूँ, प्रोमोट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट। मतलब ग्राउंड स्टेट जैसे ही बोला समझ जाना बेटा, n=1 की बात चल रहा है। ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट। ग्राउंड स्टेट सपोज 1 होता है, एक्साइटेड स्टेट मान लो 2 होता है। इस 2 को क्या बोलते हैं? इस 2 को बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ये होता है ग्राउंड स्टेट। n=1 होता है बेटा आपका ग्राउंड स्टेट, और ये होता है आपका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में लेके जाना है। सिंपल फॉर्मूला, सिंपल फॉर्मूला क्या करना है बेटा? आपको क्या करना है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे एक्साइटेड E2 माइनस E1। तो E2 का मतलब क्या होता है? ये जैसे कि हाइड्रोजन के लिए हो गया तो Z= क्या हो गया? 1 हो गया। तो आप हाइड्रोजन के लिए ले लो तो E2 का मतलब क्या होता है? E2 का मतलब होता है -13.6, Z² तो 1 हो गया, बाई 2 स्क्वायर 4, माइनस फिर क्या होगा? -13.6 बाई 1 मतलब 1 स्क्वायर मतलब 1, 1 स्क्वायर मतलब 1 कर दो तो ये हो जाएगा -3.4 माइनस माइनस प्लस 13.6, ये हो जाता है 10.2। तो ठीक है, दिस इज द एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द एटम ड्यूरिंग एक्साइटेशन। मतलब सिंपल सी बात है भाई, अगर आपके पास ये वाला न्यूक्लियस है और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, यानी कि n=1 है और उसको लेके जाना है n=2 में जाना है, तो जब ये लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जाएगा तो क्या होगा? एब्जॉर्प्शन एनर्जी होता है, एनर्जी एब्जॉर्ब होता है, और जब ये नीचे आता तो इमिशन होता है। यहाँ पे तो एब्जॉर्प्शन की बात चल रहा है क्योंकि हमारा एक्साइटेशन एनर्जी है, मतलब आपको एक्साइट करना है। तो सिंपल सी बात है, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है सर कितना? n=1 टू n=2 में जाने के लिए कितना एनर्जी एब्जॉर्ब होगा सर? ये एनर्जी इतना एब्जॉर्ब होगा, इतना 10.2 EV एनर्जी आपको चाहिए। कहाँ से? n=1 से n=2 में लेके जाने के लिए। क्या मेरी बात आपसे क्लियर हो रहा है? अगर हो रहा है तो नीचे बेटा बताओ। आप लोग अच्छे कमेंट करते हो, अच्छा लगा। आप लोग बोलते हो बहुत अच्छे बातें करते हो, ठीक है, बहुत अच्छे बातें करते हो, अच्छा लगता है, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, एक जेन्युइन चीज़ बताता हूँ, पढ़ते पढ़ते अगर सुन रहे हो तो मैं बता ही देता हूँ। जैसे कि आप लोग कुछ चीज़ बोलते हो ना, जैसे कि कोई कमेंट में बोलता है, कोई पर्सनल एप्लीकेशन में जो होता है ना चैट बॉक्स, इसमें आके बात करता है, चैट बॉक्स में बात करता है, ठीक है। तो ये चैट बॉक्स मेनली, ये जो एप्लीकेशन मेनली बनाया गया था कोई पेड कोर्स लॉन्च करने के लिए नहीं, ये बनाया गया था कि क्लास में जो पीपीटीज वगैरह मिलता है वो टेलीग्राम ग्रुप में जाता है, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। एंड आपका इस ये जो स्टोर में जो ये एप्लीकेशन है इसमें हमने रखा हुआ है।
तो इसमें पूरा फोल्डर बना के फ्री डाउनलोड सेक्शन में है, पूरा फोल्डर बना के मिलता है। तो वहाँ पे एक चैट सेक्शन भी होता है, तो बच्चे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है जब क्वेश्चन करते हैं बेटा, क्वेश्चन सुन के हमें पता चल जाता है कि ये बच्चे का एग्जैक्ट करंट सिनेरियो उसका क्या चल रहा है, ठीक है। क्योंकि बेटा ऑनलाइन तो आज आया, ठीक है, इतने दिन से इतना हजार बच्चों को हमने 1 to 1 बेटा स्टडी किया लाइफ में, इतना 1 to 1 हमने देखा, 1 to 1 बातें किया, आज की डेट में भी बातें कर रहे, ठीक है। हमें पता है कौन से बच्चे का क्या नीड है, बात समझ आ रहा है। मतलब कभी कभी बहुत वर्स्ट सिचुएशन भी आ जाता है, बच्चे कुछ भी बोल के चला जाता है, ठीक है। ऑनलाइन बेटा, ऑनलाइन है, कुछ भी बोल के चला जाता है। ऑफलाइन में तो बेटा ये सब नाटक नहीं चलता है। इसलिए मैं ऑनलाइन, मैं सच सच बताऊँ, मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ ऑफलाइन क्लासेस से। फिजिकल क्लासरूम बेस्ट क्लासरूम होता है, मैं फैक्ट बता रहा हूँ बेटा। मेरा कोई मन नहीं है, इसलिए मैंने पूरा फ्री सब कुछ फ्री कर दिया। मेरे को अगर अंतिम कुछ ज़रूरत नहीं पड़ा तो मैं कभी लाइफ में ऑनलाइन क्लास शायद लॉन्च भी ना करूँ मैं, क्योंकि वो एक सस्ता सा कोर्स आप दे दोगे 2000, 2500, 5000, कोई बात ही नहीं है। ये आपको निकाल भी दोगे तो क्या होगा, वो दोबारा खरीद के आ जाएगा आपको तकलीफ पहुंचाने के लिए, कुछ भी बातें करेगा, कुछ भी अनाप शनाप बोलेगा। अरे भाई प्राइस कम है, आराम से आते हैं, मजाक करते हैं, चले जाते हैं, ऐसा होता है। अब मैं बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स को देखता हूँ, जो बहुत सारे वीडियोस आता है, ठीक है, यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस आते हैं, टीचर कितना तंग हो जाते हैं। भाई साहब ये सब बातें ऑफलाइन में करके दिखाओ, कोई भी टीचर ना तुमको एकदम फेंक देगा खिड़की से। लेकिन ये सब बहुत फालतू की बातचीत भी होता है, इसलिए मैं चैनल को पूरा जेन्युइन रखना चाहता हूँ। वही बच्चा है, आने से बच्चा आने की कोई जरूरत नहीं है। वो जेन्युइन वो बच्चा है जिनको प्रॉपर कंटेंट चाहिए, पढ़ना है बस खत्म। और जेन्युइन कुछ डाउट आ जाए पूछना है, कमेंट में पूछो, हम लोग एक्टिव रहते हैं, बात करेंगे, दे देंगे रिप्लाई। ज़्यादा जरूरत चीज़ें हैं तो एप्लीकेशन में पूछो, लेकिन जेन्युइन डाउट पूछना। मैं एक चैप्टर पढ़ा रहा हूँ तो तुम और एक चैप्टर का फुद्दू सा सवाल पूछ रहे हो, बेसिक फंडामेंटल चीज़ें पूछ रहे हो, और जो डाउट फॉर्म में पूछ रहे हो। बेटा डाउट वो नहीं होता है जो गूगल में सर्च करने से अवेलेबल है, ठीक है। तो वो उसको डाउट नहीं बोलते, वो तो गूगल में भी मिल जाएगा। सर आप एक न्यूक्लियोफाइल का एग्जांपल दे दो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यूक्लियोफाइल, ऐसा डाउट पूछते हैं। अरे भाई वो टीचर अगर न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ा रहा है, कोई सा भी टीचर शुरुआत में बताएगा कि न्यूक्लियोफाइल होने के लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए, कौन किसको न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं, कब न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। अगर तुमको ये नहीं आ रहा है, मतलब ये तुमको तुम्हारा तुम गूगल के ही लायक हो भाई, तुम गूगल करो, फिर आपको बोलोगे डाउट इज डाउट। एक बच्ची ने बोला था डाउट इज डाउट, ये डाउट नहीं होता है, ठीक है, ये नाटक होता है, दिखावा होता है। देखो मैं पूछ रहा हूं डाउट, ठीक है, डाउट जेन्युइन होना चाहिए। जो आपको गूगल में नहीं मिल रहा है, कहीं भी नहीं मिल रहा, कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा है, सर ये ऐसा हुआ था, इसको बोलते डाउट। ये कहीं किसी का डीपीपी उठा के स्क्रीनशॉट लगा के दे दिया, सर इसको सॉल्व करके दो, तुम्हारा नौकर समझ के रखा है क्या? यहाँ पे ये चैनल बनाया गया उन जेन्युइन बच्चों के लिए जिनको सच में वो क्रीमी जो होता है ना, मतलब मेन जो कंटेंट होता है ना रियलिटी में, जो अंडरस्टैंडिंग वो देने के लिए, उन नीडी बच्चों के, गरीब बच्चों के जो सच में कोर्स अफोर्ड नहीं कर पाते, बहुत टाइम कम होता है, उनको कम टाइम में ज़्यादा चीज़ सीखना होता है, उसके लिए ये सब कोर्स है। ये सब नाटकबाज बच्चों के लिए कोर्स नहीं है, मत आओ, कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन जो बच्चे आएंगे वो सीरियसली पढ़ना पड़ेगा, इनको बहुत सीरियसली पढ़ना पड़ेगा, मैं बता रहा हूँ। क्योंकि ये चैनल धीरे धीरे एक्सपांड हो रहा है, बहुत बड़ा हो रहा है, कंटेंट से भरे जा रहा है। ज़्यादा देखो मैं शॉर्ट्स भी ज़्यादा नहीं बनाता, मूड नहीं करता सच। कुछ शॉर्ट्स है, इन्फॉर्मेटिव शॉर्ट्स से मैंने बनाया था, अरे भाई मूड चला गया, क्या है भाई 3 मिनट में, 1 मिनट में, 2 मिनट में कैसे पढ़ाया जाए किसी को, मूड नहीं करता, नहीं बनाता, सारा लॉन्ग कंटेंट वीडियो बनाता हूँ। जिसको दिखना है दिखो, जिसको मत दिखना है मत देखो, खत्म, ठीक है ना। नहीं ऐसे ही दुख आया था मन में, बोल दिया, ठीक है। अब देखो, अब हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब लाइन स्पेक्ट्रम को हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, व्हेन इलेक्ट्रॉन, अब देखना समझना, लाइन को समझना। व्हेन एन इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन इज अप्लाइड, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन को एक्साइट किया जा रहा है, एनर्जी प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। एटॉमिक हाइड्रोजन, यहाँ पे एटॉमिक हाइड्रोजन एटम की बात चल रहा है, ठीक है। लो प्रेशर होना चाहिए, एटम एब्जॉर्ब्स एनर्जी, क्या करता है बेटा, याद रखना, एटम क्या करता है, एटम एब्जॉर्ब्स एनर्जी, एनर्जी को एटम क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। एंड गेट एक्साइटेड, वो एटम क्या होता है, एक्साइटेड स्टेट में जाता है टू हायर एनर्जी लेवल, ये मैंने ऑलरेडी बता के थक चुका हूँ। दिस एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स रिटर्न टू द लोअर एनर्जी लेवल, जब ये लोअर एनर्जी लिपर्ट करता है तब वो लाइट इमिट करता है। लाइट इमिट कर रहा है मतलब वो एनर्जी इमिट कर रहा है, सिंपल सी बात है, वो एनर्जी इमिट कर रहा है, ठीक है। दिस इमिटेड लाइट अपियर्स, ये जो भी है इसको पढ़ लेना, मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूँ, आपको सीधा डायग्राम की मदद से मैं बता देता हूँ। ये होता है मेन मुद्दा, मेन डायग्राम। यहाँ पे ये ग्राफ एनर्जी के बेसिस में दिया हुआ है, ये आपका एनर्जी, ठीक है।
इसमें ये सब मत पढ़ो, ये एक एक एनर्जी लेवल है, सबको पता है। ये के शेल, एल शेल, एम एन, ये के हो गया, ये एल हो गया, ये एम हो गया, ये एन हो गया, ओ पी क्यू हो गया, खत्म। इसी को ही हम बोलते हैं सर E1, जिसका वैल्यू आपको पता है, ये होता है E2, ठीक है, ये होता है E3, ये पता है, और ये आपका गैप दिया हुआ है और ऐसा चलता है, गैप दिया हुआ। वही बात हमने किया कि सर एनर्जी को आप एनर्जी दोगे वो जाएगा, कहाँ जाएगा, हायर एनर्जी लेवल पे जाएगा। कोई भी हायर एनर्जी पे लेवल, हमने एक लेवल तक 7 तक दिया है, अब वो कहीं पे जाए उसका मर्जी है, लेकिन उसका मर्जी नहीं, वो आप डिपेंड करता है कितना एनर्जी उसने एब्जॉर्ब किया, मतलब आपने कितना एनर्जी दिया, वो जाएगा। लेकिन आना तो उसका मर्जी है, वो आएगा। अगर वो आएगा, समझना, ये यहाँ से एकदम दिमाग लगा के समझना, एकदम दिमाग लगा के समझना। इसको अगर दिमाग नहीं, मतलब पूरा कंसंट्रेशन से नहीं सुनोगे तो बस समझ में नहीं आएगा। सिंपल से बताओ, वो इलेक्ट्रॉन मान लो बेटा यहाँ से यहाँ आ सकता है, यहाँ से यहाँ आ सकता है, यहाँ से यहाँ, मतलब कोई भी एनर्जी लेवल से वो मान लो यहाँ पे आ रहा है, कोई एनर्जी लेवल से क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। तो कोई भी एक ट्रांजिशन जब होता है ना बेटा, कोई एक ट्रांजिशन जो होता है ना, उसमें आपको एक एनर्जी जरूर मिलेगा, वो एनर्जी तो इमिट कर रहा था, वो एनर्जी जरूर मिलेगा। और जब भी आपको कोई एक एनर्जी मिलेगा, वो एनर्जी कोई ना कोई बेटा वेवलेंथ के साथ एसोसिएटेड होगा, क्योंकि हमें एक्सप्रेशन मालूम है, E इक्वल टू hc/λ, मालूम है कि नहीं बताओ। तो ये तो होगा, और हर एक वेवलेंथ रिलेटेड टू एक क्या होता है बेटा, एक कलर के साथ क्या होता है बेटा, रिलेटेड होता है। ये कोई ना कोई कलर के साथ जरूर रिलेटेड होता है, और वो कलर के साथ रिलेटेड हो, या वो कहीं ना कहीं कोई हमारे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होते हैं वहाँ के साथ रिलेटेड होता है। हमारा जो पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम था, याद करो फर्स्ट या सेकंड क्लास में हमने पढ़ाया था, ये होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। यहाँ पे कहीं पे आपने यूवी देखा था, और यहाँ पे कभी आपने विजिबल देखा था, फिर अपना एकदम अप रेडियो तक चलता है। और ये हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में हमने बताया था सर, ये जो होता है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ होता है, यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, बताया था मैंने, क्योंकि एनर्जी के साथ वेवलेंथ का एंड फ्रीक्वेंसी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और यहाँ से ये विजिबल रीजन ही होता है जो हमें नेकेड आई से दिखाई देता है। बात समझ रहा है? तो ये जो पर्टिकुलर एनर्जी है, ये जो वो यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, वो एक कहाँ पे गिरता है सर, वो एक उसके लिए एक एनर्जी का वैल्यू होगा, उसके लिए एक एनर्जी का रेंज होगा, उसके लिए एक पर्टिकुलर वेवलेंथ का वैल्यू होगा। एंड याद रखना, ये पर्टिकुलर एक वेवलेंथ अगर आपके पास आता है तो वो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक पर्टिकुलर रीजन को बताता है। वो भले ही विजिबल रीजन में पड़े या ना पड़े, वो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का कोई ना कोई एक पर्टिकुलर रेडिएशन को या पर्टिकुलर जगह को वो क्या करता है, इंडिकेट करता है। तो इसलिए अगर ये यहाँ से कहीं भी कोई भी लेवल से अगर वो 1 पे आ जाए तो इसको हम बोलते हैं बेटा लाइमन सीरीज। क्या बोलते हैं इसको? लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज किसके अंदर में आता है बेटा? अल्ट्रा वायलेट रीजन के अंदर में आता है। वही मैंने बात किया था कि हर एक ट्रांजिशन, हर एक एनर्जी मतलब वेवलेंथ, वेवलेंथ इज एसोसिएटेड विथ क्या है, हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का कोई एक पर्टिकुलर रीजन। बात समझ आ रहा है? क्या बोला, माना मैंने विजिबल को छोड़ के बाकी सबको नेकेड आइज पे नहीं देखते, लेकिन बाकी सब भी हमारे विजिबल लाइट की तरह बाकी सब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ही है, वही बाकी सब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही है। बात समझ आ रहा है बेटा? सन से सिर्फ सन से जो ये जो देख रहे हो सब सनलाइट से सब कुछ चमका हुआ है बेटा, सन से यूवी भी आता है, वो अलग बात है, वहाँ पे ओजोन लेयर उसको प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि यूवी रे हार्मफुल होता है, हमारे स्किन में आने से वो स्किन कैंसर बना सकता है, लेकिन वही दाता है सब कुछ, वही दाता, वही विदाता, वही सब कुछ है, वो दे रहा है। तो यहाँ पे हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो स्पेक्ट्रम हमें मिलता है, वो हर एक स्पेक्ट्रम का हर एक रेंज, हर एक रीजन एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि ये पर्टिकुलर एक वेवलेंथ के हिसाब से इस टेबल को, इस सीरीज को हमने बनाया है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ से हमने इसको सजाया है। तो इसलिए अगर हमेशा कोई भी इमिट अगर हो रहा है, कोई भी लेवल से इमिट हो रहा है, वो 1 में आ रहा है, उसको बोलते हैं लाइमन सीरीज, लेकिन वो लाइमन सीरीज किसके अंदर में पड़ता है? अल्ट्रावायलेट रीजन के अंदर में। अगर सारा अगर 2 में होता है, हर किसी कहीं से अगर 2 में आके गिर रहा है तो उसको बोलते हैं बाल्मर सीरीज, और बाल्मर सीरीज विजिबल रीजन में आता है। अगर 3 में होता है तो उसको, यानी कि 3 में आता है उसको बोलते हैं पहचान सीरीज, वो IR रीजन में होता है, ठीक है। अगर ये होता है उसको बोलते हैं ब्रैकेट सीरीज, तो ये भी IR। ये होता है पी साइलेंट, ये फंड सीरीज होता है, तो ये भी IR। इसके बाद ये जो क्या हो गया, लाइमन, बाल्मर, पहचान, ब्रैकेट, 1 2 3 4 5, ये वाला जो फंड के बाद ये 2 बार हो गया, ये एक्चुअली वो हमफ्री सीरीज होता है, ठीक है, ये जरूरत नहीं है।
तुम्हारा यहाँ पे फंड तक सही है, फंड तक सही है, तो क्या हो गया हमारा, लाइमैन हो गया, बाल्मर हो गया, पेस्टन हो गया, ब्रैकेट हो गया, फंड हो गया। ये 5 हमारा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हम्फ्री वगैरह अभी फिलहाल अभी तुम्हारा शायद एनसीईआरटी में भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है, या नहीं ज़रूरत है, इतना तो चलता। अभी लेवल तो तुम कहीं पे भी जा सकते हो, लेकिन हमारा उतना ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो लाइमैन सीरीज का मतलब क्या होता है सर, वो इलेक्ट्रॉन जो इमिट हो रहा है, जो इमिट हो रहा है यानी कि वो एनर्जी जो रिलीज कर रहा है, अगर कोई भी एनर्जी लेवल से अगर 1 में आ रहा है तो उसको लाइमैन, 2 में आ रहा है तो बाल्मर, 3 में आ रहा है तो ये याद रखना 3 में आ रहा है तो पेस्टन, 4 में आ रहा है तो ब्रैकेट, 5 में आ रहा है तो फंड, 6 में आ रहा है तो हम्फ्री। नोट डाउन करो जल्दी। अब इसको देखते हैं। देखो लाइमैन जो होता है वो कौन सी रीजन में पड़ता है, यूवी रीजन में पड़ता है, ठीक है, ठीक है, यूवी रीजन में पड़ता है। क्या होता है, एनऑन का वैल्यू फिक्स है क्योंकि 1 में आना पड़ेगा, N2 कुछ भी हो, 2 3 4 5 6 कुछ भी हो। अगर बाल्मर होने से वो क्या होता है, N1 का वैल्यू फिक्स है, मतलब ये 2 में आना पड़ेगा, विजिबल रीजन में आता है, N2 का वैल्यू 3 4 5 6 7 कुछ भी हो। अगर तुम्हारा पेस्टन हो गया तो आईआर रीजन में पड़ता है, ठीक है, आईआर रीजन में पड़ता है, वो N1 का वैल्यू क्या होगा, 3 हो गया, 2 का वैल्यू, N2 का वैल्यू 3 4 5 6 7 कुछ भी हो सकता है। ब्रैकेट हो गया तो वो भी आईआर रीजन में पड़ता है, वो भी आईआर रीजन में पड़ता है, N1 का वैल्यू 4 और M2 का वैल्यू क्या 5 6 7। अगर फंड हो गया तो क्या बोलते हैं, N1 का वैल्यू 5 है, N2 का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। अब ये हम्फ्री हो गया तो इसके बोले कि N1 का वैल्यू 6 है, N2 का वैल्यू क्या होता है 7 8 9 10 कुछ है। यहाँ तक ज़्यादा एनसीईआरटी में बोला गया है, तो यही हमारा क्या है, मेन इंपॉर्टेंट बात है। बात समझेगा। तो ये जो आप रिग्रेट फॉर्मूला होता है, ठीक है, रिग्रेट फॉर्मूला में याद रखना N1 क्या होता है। अगर किसी ने बोल दिया लाइमैन सीरीज के लिए तो N1 समझना, N1 फिक्स है 1 होगा, N2 कुछ भी होगा, वो डिपेंड करेगा क्या डिमांड है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसके ऊपर N2 डिपेंड करता है, ठीक है। N2 कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5 6 हो सकता है। N1 बाल्मर सीरीज के लिए N1 फिक्स है, N1 का वैल्यू 2, N2 का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। कुछ भी मतलब 2 से नीचे नहीं, 2 नहीं, 2 के ऊपर ही होना पड़ेगा। वो एमिट हो रहा है बेटा, हायर टू लोअर आ रहा है, लोअर टू हायर नहीं जा रहा है, वो एब्जॉर्प्शन की बात नहीं कर रहा है। इमिशन स्पेक्ट्रम को देख रहे हैं, बट हम कलर देख रहे हैं, समझ रहे हो, इमिशन स्पेक्ट्रम को देख रहे हैं, कलर देख रहे हो। एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन जब लोअर एनर्जी स्टेट में आता है तभी एनर्जी इमिट करता है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, तभी हमें क्या दिखता है, कलर दिखता है, याद रखना, ठीक है। ये इसकी बात चल रहा है, इमिशन की बात चल रहा है। तो हमेशा N2 का वैल्यू N1 से ऊपर ही होगा, N1 का बराबर भी नहीं हो सकता, N1 से नीचे भी नहीं हो सकता, N1 के ऊपर ही होना पड़ेगा। क्या बात समझ आ गया, नोट डाउन करे, करो रे करो। जल्दी जल्दी। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई साहब, लाइमैन सीरीज हिस्ट्री है, पढ़ना, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, हिस्ट्री में नहीं पढ़ाता। ये देखो क्या होता है, ध्यान से समझना है आपको, मेरे बच्चों को ध्यान से समझना है। सर क्या होता है, लाइमैन सीरीज में हमेशा इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कहाँ से होता है सर, कहाँ से होता है, N2 का वैल्यू कुछ भी हो जाए। और एक चीज़ बता रहा हूँ, टॉपिक फिलहाल टफ लग सकता है, मैं इतनी बार रिपीट करूंगा, पीपीटी में मल्टीपल टाइम में मैंने इसको रखा, हर चीज़ को इतने टाइम रिपीट करूंगा कि आपको सुनते सुनते पूरा दिमाग में सेट ही हो जाएगा। एंड ऑफ दिस लेक्चर अगर आपको सब कुछ सेट नहीं हो गया तो मेरे को बताना। अगर आप, कंडीशन यही है, अगर आप फुल कंसंट्रेशन से सुन रहे हो तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो क्या हो गया, N2 का वैल्यू क्या होता है, 2 3 4 5 इन्फिनिटी तक होता है, लेकिन N1 का वैल्यू क्या होता है बेटा, फिक्स होता है, N1 का वैल्यू 1 होता है। यही होता है लाइमैन सीरीज। लाइमैन सीरीज में आप देख सकते हो कहीं से भी N2 कहीं से भी, यहाँ पे N2 7, ये क्या है, ये कहाँ से कहाँ हो रहा है, समझना, ये कहाँ से कहाँ हो रहा है, ये वाला ट्रांजिशन कहाँ हो रहा है, N2 इक्वल टू कितना है 7, N1 इक्वल टू कितना हो रहा है 1। ये वाला ट्रांजिशन कहाँ पे हो रहा है, ये वाला ट्रांजिशन हो रहा है N2 इक्वल टू कहाँ पे 6, N1 इक्वल टू 1। ये 6 to 1 ट्रांजिशन है। ये ट्रांजिशन कहाँ पे है बेटा, 5 to 1 ट्रांजिशन है। ये ट्रांजिशन कहाँ से, ये 4 to 1 ट्रांजिशन है। ये ट्रांजिशन कहाँ से, ये 3 to 1 ट्रांजिशन है। और एक दे दो बेटा 2 to 1 भी ट्रांजिशन दे दो, ठीक है। ये होता है हमारा लाइमैन सीरीज। क्या होता है भाई साहब, ये होता है हमारा लाइमैन सीरीज, ठीक है। आगे बढ़े, ये वाली चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। लिगबर्ग का फॉर्मूला याद आ रहा है आपको, हाइड्रोजन की बातचीत चल रहा है तो जेड का वैल्यू वैसे भी हमने क्या कर दिया भाई, जेड का वैल्यू हमने 1 सेट कर दिया। ये इसको बार बार मत पूछना सर जेड कहा गया, जेड हाइड्रोजन के लिए जेड हमारा पूरा फिक्स है। अब आर एस क्या होता है सर, आर एस होता है रिगबर्ग कांस्टेंट। यहाँ पे जो फॉर्मूला यही होता है, N2 हमेशा ग्रेटर देन N1 होता है क्योंकि N2 हायर एनर्जी लेवल होता है, ठीक है। अब लाइमैन सीरीज के लिए N1 का वैल्यू हमेशा क्या होता है बेटा, फिक्स्ड होता है। लाइमैन सीरीज में के लिए आपको, मेरे बच्चों को याद होना चाहिए,
N1 का वैल्यू फिक्स होता है, वो भी कितना होता है 1 होता है, इसलिए यहाँ पे फॉर्मूला में N1 का वैल्यू को क्या कर दिया भाई, फिक्स कर दिया। और N2 का वैल्यू तो भाई बेटा डिपेंड करेगा सिचुएशन के ऊपर, क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। ठीक है, ये सारा टर्म अच्छे अच्छे टर्म पढ़ा रहा हूँ भाई, ये सब अगर आप जेई लेवल के क्वेश्चन करने जाओगे ना, सबसे पहले इसी में अटक जाते हैं बच्चे, एकदम ईमानदारी से बता रहा हूँ, बच्चे इसी में अटक जाते हैं, ये सब टर्म इनको समझ में नहीं आता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है आपका लिमिटिंग वेवलेंथ, ठीक है, इसको मार्जिनल वेवलेंथ भी बोलते हैं, इसको लिमिटिंग वेवलेंथ। लिमिटिंग का मतलब होता है N2 जो होता है वो इन्फिनिटी होता है, याद रखना, लिमिटिंग में N2 का वैल्यू क्या होता है, इन्फिनिटी। तो सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पे N2 का जगह यही जो फॉर्मूला है 1 बाई लेमडा इक्वल टू RH इंटू 1/1 स्क्वायर, मतलब 1 माइनस 1 बाई इन्फिनिटी का स्क्वायर, 1 बाई इन्फिनिटी कितना होता है 0 होता है। तो सिंपल क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ये हो रहा है हमारा RH, मतलब 1 बाई लेमडा का वैल्यू आ रहा है, 1 बाई लेमडा का वैल्यू आ रहा है आपका, यहाँ से आपका 1 बाई लेमडा का वैल्यू आ रहा है RH, यानी कि रिक्वायर्ड कांस्टेंट, इसलिए लेमडा का वैल्यू क्या आएगा 1 बाई RH। और वही लेमडा को हम क्या बोलते हैं बेटा, लिमिटिंग, क्या बोलते हैं इसको, लिमिटिंग वेवलेंथ, इसको लिमिटिंग वेवलेंथ बोलते हैं। बात समझ आ रहा है, जब भी टर्म बोलेगा लिमिटिंग वेवलेंथ तो आपको याद होना चाहिए N2 का वैल्यू हमेशा क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, ठीक है। ये सब स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्मिनोलॉजी सबको बहुत अच्छी तरह से समझना पड़ेगा, ठीक है। देन आपका लाइंस इन लाइमन सीरीज, लाइंस इन लाइमन सीरीज, सबसे पहले अगर बढ़िया सा बेटा स्लाइड है, आपको समझना पड़ता है ये। अगर आपका ये जो होता है अल्फा लाइन किसको बोलते हैं, अगर आपका 2 to 1 ट्रांजिशन होने से उसको अल्फा लाइन बोलते हैं। 3 to 1 ट्रांजिशन, 1 तो फिक्स है बेटा, क्योंकि लाइमन बोल दिया तो 1 होना पड़ेगा, तो 3 to 1 ट्रांजिशन होने से उसको बोलते हैं तुम्हारा सेकंड लाइन, और लास्ट लाइन किसको बोलते हैं, इन्फिनिटी टू 1 होने से लास्ट लाइन बोलते हैं। सिंपल सी बात है बेटा, ये जो होता है, ये जो हो रहा है कहाँ से बेटा, ये जो हो रहा है ये 3 to 1 हो गया, तो 3 to 1 होने से इसको क्या बोलते हैं, बीटा, ठीक है। इसको कभी कभी क्या बोलते हैं, के शेल में होना तो के बीटा भी बोलते हैं, तो इसको के बीटा का मतलब होता है, क्योंकि ये के तो क्या है बेटा, ये के है, ये एल है, ये एम है, ये एन है, तो लाइमन सीरीज का मतलब होता है के शेल में सब कुछ आ रहा है, ठीक है। तो उसको बीटा लाइन, यानी कि फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, इसको क्या बोलते हैं, के बीटा, और इसको क्या बोलते हैं, ये फर्स्ट लाइन, ये सेकंड लाइन है, फर्स्ट लाइन यहाँ पे दिया नहीं है, फर्स्ट लाइन हम दे देते हैं, ये है। तो इस लाइन को क्या बोलेंगे, अल्फा बोलेंगे, अल्फा लाइन बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, इसको अल्फा भी बोल सकते हैं, और इसको फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, ठीक है, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज इसको बोलते हैं। अगर यहाँ पे आया, ये अगर फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज है तो इसको बोलते हैं सेकंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, इसको बोलते हैं थर्ड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, और अगर इन्फिनिटी से जाएगा तो इसको बोलते हैं लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, जिसको हमने लिमिटिंग भी बात किया था, ठीक है। अब ये होता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, ये अगर समझ गया तो ये सबसे मेन चीज़ इसको होता है। ये उतना कुछ इन्फॉर्मेशन है बेटा, इसलिए इसको उतना रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको जानना पड़ेगा। अगर किसी ने बोला कि सर आप बताओ तो फर्स्ट लाइन ऑफ बल्मर सीरीज कौन सा होगा, सर आप बोलोगे सर फर्स्ट लाइन ऑफ बल्मर सीरीज आपको चाहिए, तो ये तो 2 हो गए बल्मर, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये होता है फर्स्ट लाइन ऑफ बल्मर सीरीज, तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या बोलोगे, सेकंड लाइन ऑफ बल्मर सीरीज, थर्ड लाइन ऑफ बल्मर सीरीज, ऐसा होता है। सर फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज क्या होता है, सर यहाँ से यहाँ तक, मतलब 2 से 1, 3 से 1, 4 से 1, 5 से 1, तो 2 से 1 को बोलते हैं फर्स्ट लाइन, 3 से 1 को सेकंड लाइन, 4 से लाइन को थर्ड लाइन, इन्फिनिटी से 1 को लास्ट लाइन बोलते हैं, ठीक है। याद रखना ये सब, ओके। अब ये वाली बात आ गया सर, एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटोन, ये क्या चीज़ होता है, एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटोन का मतलब क्या होता है। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको कुछ चीज़ें पहले समझना पड़ेगा। मैंने आपको क्या बात बोला था थोड़ी देर पहले, आपको बताओ। सबसे पहले आप मैक्सिमम एनर्जी रेंज क्या होना चाहिए, मैक्सिमम कहाँ से होना चाहिए। आप इसको अगर बहुत दिमाग लगा के अगर सोचोगे तो आपको जरूर एक चीज़ से यहाँ पे दिखने को मिलेगा। अगर बहुत दिमाग लगाओगे तो एक मिनिमम ट्रांजिशन जो होगा लाइमन सीरीज के लिए वो क्या होगा बेटा, ये वाला मिनिमम होता है, मिनिमम ये वाला ट्रांजिशन होता है। यानी कि मिनिमम जो होता है वो मिनिमम जो एनर्जी का गैप होता है वो बेटा आपका N2 से N1 वाला होता है, और मैक्सिमम जो होता है वो इन्फिनिटी से कहीं पे दूर से इन्फिनिटी से 1 तक, तो मैक्सिमम वाला जो होता है वो बेटा इन्फिनिटी से N1 तक होता है। N1 तक मतलब इन्फिनिटी से N=1 तक होता है। इसको बेटा N2 ना बोल के N2 से मतलब N2 से N1 ये बोला, N2 से N1 नहीं बोल सकते बेटा, इसको हम बोलेंगे N=2 से 1। सिंपल से बात है, इसको हम बोलेंगे सीधा बोलेंगे, इसको सीधा बोलेंगे ये N=2 से N=1 में ट्रांजिशन हो रहा है, क्योंकि ये वाला एनर्जी गैप सबसे
छोटा गैप है, क्योंकि ये तो बड़ा हो गया, ये और बड़ा हो गया। और सबसे बड़ा गैप क्या हो सकता है? सबसे बड़ा गैप हो सकता है n इक्वल टू इन्फिनिटी, वहाँ एकदम इन्फिनिटी से कहाँ पे हो रहा है? n इक्वल टू 1 पे हो रहा है। तो n इक्वल टू इन्फिनिटी से n इक्वल टू 1 ये सबसे बड़ा एनर्जी गैप होता है लाइमन सीरीज का। और n इक्वल टू 2 से n इक्वल टू 1 सबसे स्मॉलेस्ट, मतलब ये सबसे छोटा गैप होता है। किसके लिए सर? लाइमन सीरीज के लिए। तो याद रखना, अगर आप यहाँ पे निकालोगे वैल्यू, आप ऑलरेडी इन्फिनिटी से 1 वाला वैल्यू आप निकाल चुके हो, वो 13.6 आया था। और 2 से 1 के लिए भी आप निकाल चुके हो, वो वैल्यू थोड़ी देर पहले हमने किया था। और 2 से 1 ट्रांजिशन वाला चीज़ हमने थोड़ी देर पहले शायद हमने क्या था, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं बेटा। देखो 2 से 1 हमने कर लिया था, 2 से 1 वाला ट्रांजिशन हो गया था, वो 10.2 आया था। देखा आपने, देखा 10.2 आया, देखो 10.2 आया। तो 2 से 1 वाला वो मिनिमम एनर्जी वाला होता है, ट्रांजिशन होता है। एंड आपका इन्फिनिटी टू 1 यानी कि 13.6 वो होता है आपका मैक्सिमम वाला। तो ये जो एनर्जी गैप जो होता है लाइमन सीरीज में, वो 13.6 और 10.2 के बीच में होता है। क्या बोला, समझ में आया? ये बीच में होता है। अगर आप बोलोगे सर ये तो आपने एनर्जी इमिटेड वाला गैप बता दिया, आप वेवलेंथ वाला रेंज भी बता दीजिए। वेवलेंथ में कुछ नहीं करना पड़ता है बेटा, E इक्वल टू डेल E इक्वल टू क्या होता है? AC/, लेमडा होता है कि नहीं? यहाँ से आप लेमडा का वैल्यू क्या लिखोगे? AC/, डेल E होगा। क्या मेरे बच्चों को समझ आ रहा है? तो वहाँ पे अगर लेमडा लिखना है तो क्या करना है? ये जो वैल्यू है 1240, ये H इंटू सी का वैल्यू ये होता है। H का मतलब होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, यानी कि 6.625 इंटू 10⁻⁻34 इंटू सी का वैल्यू होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मल्टीप्लाई करके देखिएगा, ये वैल्यू 1240 का बराबर होता है। तो उसने कुछ नहीं किया सर, लेमडा निकालना है तो आपको क्या करना है? AC/, डेली। AC का वैल्यू होता है 12400 बाई तुम्हारा क्या होता है? डेली का वैल्यू हमारा आ गया 13.6 एंड ये हो गया 10.2। तो ये हो गया हमारा लेमडा का रेंज। मतलब सिंपल सी बात है, लाइमन सीरीज में लेमडा 912 आर्मस्ट्रांग से लेके 1216 आर्मस्ट्रांग तक वेरी करेगा। ये वाली बात क्या सबको समझ में आ रहा है? बताओ मेरे लाल सब कुछ बताओ, क्या समझ में आ रहा है? ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, ठीक है? आपको बताना पड़ेगा क्या ये बात सबके दिमाग में घुस रहा है या नहीं। मैंने बोला कि मैक्सिमम और मिनिमम एनर्जी रेंज बताओ। मिनिमम जो ट्रांजिशन एनर्जी का यहाँ तक होता है 2 to 1 होता है, और 2 to 1 के लिए हमने वैल्यू निकाल लिया बेटा। ट्रांजिशन के लिए क्या होता है? 10.2 होता है, और एक होता है इन्फिनिटी। और हमने बताया था बेटा फॉर्मूला कहाँ से निकाला, ये फॉर्मूला तो आपको बहुत सिंपल सा फॉर्मूला आपको पता है, ठीक है? और आप E2 - E1 होता है। अगर ये वाला निकालना है तो क्या करना है बेटा? इन्फिनिटी में क्या होता है? 0 होता है। 1/∞ माइनस 13.6 इन्फिनिटी के क्या माना 13.6 इन्फिनिटी 1/∞ 0 होता है। तो माइनस 13.6 बाई इन्फिनिटी स्क्वायर माइनस क्या होता है? माइनस 13.6 बाई 1 स्क्वायर। तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इसलिए ये वाला वैल्यू कितना आता है? 13.6। बात समझ आ रहा है? तो अगर जैसे ही हमने एनर्जी का वैल्यू मिल गया, हमें लेमडा निकालना है, तो डेली इक्वल टू AC/, लेमडा इक्वल टू AC/, डेली। अब मतलब E एक ही बात है, E है तो हमने AC का मतलब क्या होता है सर? AC का मतलब होता है 12400 डिवाइड बाई 13.6 एक बार, और आपका 10.2 एक बार। ठीक है, समझ गया? नहीं समझा तो उसको रिपीट करो, दिक्कत होने से पूछना बेटा। क्या ही बताओ, ये बेसिक सा कॉमन सा चीज़ है, मैथमेटिक्स है, बेसिक फंडा है आपका। ठीक है, लेकिन चीज़ों को बार बार रिपीट होता जाएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। अब बोला सर एक नया सा टर्म आया सर, लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। बहुत ही बढ़िया सा शीट है ये, पीपीटी बहुत ही बढ़िया सा है। अब लॉन्गेस्ट बोल रहा है, सिंपल सी बात है, ये वाली चीज़ अगर हमें पता है कि एनर्जी इक्वल टू AC/, लेमडा के साथ एनर्जी क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर एनर्जी का वैल्यू बेटा मैक्सिमम होगा तो लेमडा का वैल्यू हमेशा मिनिमम ही होगा, क्योंकि एक दूसरे के पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर सुन लो मेरे लाल, अगर यहाँ पे लेमडा डेली का वैल्यू अगर मिनिमम होता है तो बेटा वेवलेंथ लेमडा का वैल्यू मैक्सिमम होगा। ये पहली तो बात, तो इस बात को एक बार सेट कर ले अपने दिमाग में। डेली मैक्सिमम तो ये मिनिमम तो ये मैक्सिमम, क्योंकि एक दूसरे के साथ बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये एक दूसरे के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो सिंपल सी बात है, लेमडा मैक्स के लिए ई मिनिमम होगा और लेमडा मिनिमम के लिए ई मैक्सिमम होगा। कहाँ से पता चला सर? यहाँ से पता चला। क्या मेरी बात समझ आ रहा है? कहाँ से पता चला बेटा? यहाँ से पता चला। ये रिलेशन हम पढ़ के पूरा पक चुके हैं। कितने टाइम से ये रिलेशन हम पढ़ चुके हैं? तो पढ़ते पढ़ते हम पूरा पक चुके हैं। ठीक है, ये हो गया। अब समझना मेरे लाल बहुत ध्यान से, क्या मैं बोल रहा हूँ
मैं यहाँ पे ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे जो मिनिमम एनर्जी कहाँ से होता है बेटा, मिनिमम एनर्जी हमारा अलाइनमेंट सीरीज में 2 to 1 वाला ट्रांजिशन जो होता है वो मिनिमम ट्रांजिशन होता है, और मैक्सिमम ट्रांजिशन कहाँ, एनर्जी कहाँ पे होता है, इन्फिनिटी टू 1 में जो होता है वो हमारा मैक्सिमम होता है। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देना। थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पे निकाल के रखा है, ये वैल्यूज हमें निकाल के रखा है, ये वैल्यू हमें निकाल के, लेमडा का वैल्यू है तो एनर्जी का वैल्यू हमने निकाल के रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा पुट कर देना, आपका मिनिमम और मैक्सिमम लेमडा का वैल्यू आ जाएगा। ये मिनिमम और मैक्सिमम होता है, इसको बोलते हैं शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, इसको बोलते हैं लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। लेमडा मैक्सिमम तो ई मिनिमम, लेमडा मिनिमम तो ई मैक्सिमम। खत्म खत्म खत्म, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन को बोलते हैं, फर्स्ट लाइन का मतलब क्या होता है, ये देखो 2 to 1, इसको बोलते हैं, ये एनर्जी मिनिमम है तो लेमडा ऑफ कोर्स मैक्सिमम होगा। और ये लास्ट लाइन यानी कि बेटा इन्फिनिटी टू 1, तो इस यहाँ पे एनर्जी मैक्सिमम हो रहा है तो लेमडा क्या हो रहा है, मिनिमम हो रहा है, तो इसको बोलते हैं शॉर्टेस्ट और इसको बोलते हैं लॉन्गेस्ट। आप थोड़ा सोचना बैठ के बेटा, सोचने से ही कुछ होता है। लेक्चर को बार बार रिपीट करके देखना, ये रिपीटिशन की ज़रूरत है, ये सब चीज़ें रिपीट करना होता है, ठीक है। अगर मान लो ये वाला चीज़ आपको समझ में नहीं आ रहा, बार बार रिपीट करते रहो। और कोई टेंशन वाली सिचुएशन में ये सब लेक्चर मत देखना, समझ नहीं आएगा। पहले अपने माइंड को फ्री करो, फिर बैठ के देखो, आपको सब कुछ समझ में एकदम अच्छी तरह से समझ में आएगा, ठीक है। ये हो गया, अब तो सब कुछ समझ में आएगा। हाँ, ये चीज़ ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। फर्स्ट लाइन का इक्वेशन, फर्स्ट लाइन में क्या मतलब होता है, 2 to 1 होता है। देखो क्या N1 स्क्वायर, ये हो गया तुम्हारा N1, ये हो गया तुम्हारा बेटा N2, वैल्यू आर का मतलब रिकबर्ग, ये हमारा वैल्यू आ गया, यहाँ से लेमडा का वैल्यू आता है। ये बेसिक सा चीज़ है। और न्यू बार यानी कि वेव नंबर इक्वल टू, ऑफ कोर्स बेटा 1 बाई लेमडा होता है, 1 बाई वेवलेंथ होता है। तो ये पूछ लिया तो ये भी निकाल सकते हो, ये ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं। फर्स्ट लाइन यहाँ पे लाइनमेन सीरीज मीन्स क्या बोला सीरीज लिमिट हमने पढ़ा लिया ना कि इन्फिनिटी टू 1 में होता है, तो ये हमने पढ़ लिया। फर्स्ट लाइन भी हमने पढ़ लिया, ये एक्सप्रेशन भी आ गया, ठीक है। लास्ट लाइन भी हमने पढ़ लिया। लास्ट लाइन में क्या होता है, N2 का वैल्यू होता है, N2 का वैल्यू इन्फिनिटी होता है। मैंने बताया था मल्टीपल टाइम आएगा, मैं जानबूझ के मल्टीपल टाइम देता हूँ ताकि समझ आ जाए। यहाँ पे न्यू बार यानी कि वेव नंबर इक्वल टू क्या होता है बेटा, 1 बाई वेव लेंथ होता है, तो वेव लेंथ का वैल्यू अभी आ जाएगा 1 बाई, तो यहाँ पे वेवलेंथ का वैल्यू आ गया 1 बाई आर। आर क्या होता है बेटा, रिकबर्ग कांस्टेंट, ठीक है। अब जनरल रिलेशन ये भी मैंने बता दिया कि ये क्या होता है। जैसे कि मैंने बोला था कि सर डेल ई इक्वल टू ए सी बाई लेमडा इक्वल टू क्या होता है, ए सी बाई डेल ई, समझ गया। तो एच और सी का वैल्यू क्या होता है, यही होता है हमारा एच सी का वैल्यू, यही होता है हमारा एच सी का वैल्यू, थोड़ी देर पहले बताया था, ठीक है। अब देखो लेमडा अगर लॉन्गेस्ट होगा तो ई क्या होगा, मिनिमम होगा। और ई मिनिमम कहाँ से होता है, ई मिनिमम कहाँ से होता है, डेल ई मिनिमम कहाँ से होता है, 2 to 1 वाला ट्रांजिशन सबसे कम छोटा होता है, इसमें यहाँ पे एनर्जी गैप सबसे कम होता है। तो ई मिनिमम के लिए लेमडा क्या आएगा, मैक्सिमम, क्योंकि लेमडा के साथ ई का क्या रिलेशन है, उल्टा, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इस बात पे ध्यान रखना चाहिए। ये अगर शॉर्टेस्ट होगा तो ये क्या होगा, लॉन्गेस्ट होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ई मैक्सिमम होगा, ये क्या होगा, दिल्ली का वैल्यू क्या होगा, मैक्स होगा। और दिल्ली का मैक्स का होता है इन्फिनिटी टू 1 होता है, तो इसको डिवाइड कर लेना बेटा, लेमडा पूरा शॉर्टेस्ट का निकल जाएगा, लॉन्गेस्ट भी निकल जाएगा, ठीक है। समझ रहा है, ठीक है। ये कंक्लूजन है। कंक्लूजन, वेवलेंथ का रेंज दे दिया गया, मैक्सिमम मिनिमम वेवलेंथ का रेंज दिया हुआ है, तो कुछ देख लेना, नई बात नहीं है। हाँ, अब आ गया हमारा बल्मार सीरीज। ये हमारा बल्मार भाई साहब है। बल्मार सीरीज किसके लिए, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। जैसे ही हाइड्रोजन बोला बेटा Z इक्वल टू 1 कर दिया, इसमें कोई डाउट हमें नहीं है, सिंपल सी बात है। बल्मार की बात चल रहा है, तो फर्स्ट लाइन क्या होगा बेटा, ये लाइनमैन आ गया क्या, हाँ ये लाइनमैन आ गया। तो ये डायग्राम क्या हो गया बेटा, ये वाला जगह हमें नहीं चाहिए, इस डायग्राम में हमें ये वाली जगह अभी नहीं चलना है। हमें कौन सी जगह को फोकस करना है, हमें ये वाली जगह हमें नहीं चाहिए, लाइनमैन वाली केस नहीं चाहिए, हमें बल्मार चाहिए। मतलब हमें यहाँ से लेके यहाँ तक हमें फोकस करना है। तो ये होता है हमारा फर्स्ट लाइन, हमारा बल्मार का कहाँ पे, 3 to 1। ये 3 to 1 जो हो गया वो हो गया हमारा फर्स्ट लाइन, वो हो गया हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ बल्मार सीरीज, यानी कि ये वाला 3 to 1। लास्ट क्या होगा सर, इन्फिनिटी टू 2। और लास्ट लाइन क्या होगा,
लास्ट लाइन क्या होगा बेटा, इन्फिनिटी टू टू। टू कहाँ से फिक्स कैसे किया, बलमर बोलते ही टू फिक्स हो गया। बलमर जैसे ही मैंने बोला तो हमेशा याद रखना n1 का वैल्यू 2 फिक्स हो गया, n2 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो जैसे ही बलमर बोला तो क्या बोला, n2 का वैल्यू समझना, जैसे ही बलमर बोला तो हमने क्या कर दिया, n1 का वैल्यू फिक्स हो गया, n2 का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, n2 का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। क्या बात समझ आया, समझ गया। तो फॉर्मूला में बिठाओगे तो ये 1/λ, ये रिबर्ग फॉर्मूला होता है, रिबर्ग कांस्टेंट इनटू n1 का वैल्यू क्या हो गया, n1 का वैल्यू फिक्स हो गया 2, और n2 का वैल्यू अकॉर्डिंग टू सिचुएशन डिपेंड करेगा। n2 हमेशा 2 से बड़ा होगा, क्योंकि इमिट होगा हमेशा हायर लेवल से लोअर लेवल पे होगा, तो हमेशा n2 का वैल्यू क्या होना चाहिए, n1 से बड़ा ही होगा। n1 का वैल्यू 2 है, ये 2 किसका वैल्यू है बेटा, ये 2 n1 का वैल्यू है, तो n1 से हमेशा n2 का वैल्यू बड़ा ही होना चाहिए। क्या इतनी बात समझ आ रहा है, बताओ रे, आना चाहिए। आ रहा है तो नीचे कमेंट करके बोलो ना सर, बहुत बढ़िया सा गजब सा समझ आ रहा है, ठीक है। एक बच्चा बोल रहा है सर, आर यू स्टार्टिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, व्हेन आर यू स्टार्टिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वेरी सुन। क्लास 12 का बच्चा बोल रहा है, वेरी सुन बेटा, वेरी सुन हम स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, डोंट वरी, बहुत मज़ेदार होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। हर एक चीज़ को बढ़ाया जाएगा, बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और क्लास 11 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा बाद में स्टार्ट होता है, आफ्टर केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। अब देखो ये हमारा हो गया वे लिमिटिंग वाला हो गया, ठीक है। लिमिटिंग में क्या होता है, n2 क्या होगा, इन्फिनिटी। तो इसमें बहुत ही सिंपल सी बात है, लेमडा मिनिमम के लिए क्या होगा, देखो यहाँ पे अगर लेमडा मिनिमम हो रहा है तो क्या होता है, तो क्या होगा, लेमडा मिनिमम के लिए एनर्जी क्या होगा बेटा, मैक्सिमम होगा। एनर्जी क्या होता है, मैक्सिमम होगा, होगा कि नहीं, यस होगा सर। अब लिमिटिंग लाइन में क्या होता है, लिमिटिंग में थोड़ी देर पे ये इसको अभी फोकस नहीं करना है, अभी फोकस इसमें करना है। ये हमारा बल्मर सीरीज है, बल्मर सीरीज में ये होता है मिनिमम, और इन्फिनिटी से अगर आए तो ये होता है तुम्हारा मैक्सिमम। ये हो गया तुम्हारा मैक्सिमम एनर्जी, और ये वाला हो गया तुम्हारा मिनिमम एनर्जी। क्या बात समझ आ रहा है, ये मैक्सिमम और क्या हो गया, मिनिमम हो गया। अगर कुछ कम दिखाई दे तो यूट्यूब में एक डिफ़ॉल्ट फैसिलिटीज़ होता है जूम करने की, तो आप जूम करके ज़रूर देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से बेटा आप लोगों को निकालना है, आप लोगों को क्या करना है, निकालना है। कभी भी लैम्डा मिनिमम का वैल्यू आपको चाहिए, लैम्डा मिनिमम का वैल्यू चाहिए आपको, तो क्या करना है, बहुत सिंपल सी है, बहुत सिंपल सी बात है। क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे लैम्डा मिनिमम बल्मर के लिए निकाला, सिंपल सी बात है, मिनिमम वैल्यू क्या होगा, मिनिमम क्या होगा, यहाँ से बता रहा हूँ, मिनिमम ये क्या है, सॉरी ये मैक्सिमम है। मैक्सिमम मतलब एनर्जी, यहाँ पे बोला गया एनर्जी मैक्सिमम मतलब n इक्वल टू, मतलब n2 का वैल्यू इन्फिनिटी से लेके n1 का वैल्यू 2, बल्मर बोला तो 2, वो निकाल लेना। इन्फिनिटी से 2 में वैल्यू कितना आता है बेटा, 3.4 आता है, 3.4 आता है। और ये वैल्यू क्या है, ये हमारा मिनिमम है, ये हमारा मैक्सिमम है एनर्जी, ये एनर्जी मैक्सिमम है। एनर्जी मिनिमम कहाँ से होगा, ये एनर्जी मिनिमम कहाँ से होगा, ऑफ कोर्स मिनिमम बेटा 3 से लेके 2, मतलब n2 का वैल्यू 3 से लेके n1 का वैल्यू 2 तक, ये होता है हमारा मिनिमम एनर्जी, ये होता है मैक्सिमम एनर्जी। निकाल के देख लो भाई, आ जाएगा। अरे फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना है, वही तो पूछ रहे हो ना बेटा, फॉर्मूला। अरे इसके लिए फॉर्मूला आपको पता है बेटा, थोड़ी देर पहले एनर्जी का फॉर्मूला हमें आपको दिया गया एनर्जी का। इसका अगर एनर्जी नहीं निकालना आ रहा है तो बहुत गलती कर रहे हो आप लोग। एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या था, E इक्वल टू -13.6, ठीक है, 13.6 हाइड्रोजन के लिए तो Z1 हो गया बाई n², ठीक है, ये लगाना है। अगर इन्फिनिटी टू 2 में देखना है तो क्या लिखोगे, इन्फिनिटी में 2 में अगर एनर्जी निकालना है तो क्या लिखोगे, डेली ई का वैल्यू क्या होगा, ये डेली कौन सा होगा, ये डेली मैक्सिमम होगा, ये डेली मैक्स का वैल्यू क्या होगा, ई इन्फिनिटी माइनस E2। ई इन्फिनिटी का वैल्यू कितना होता है, 0 माइनस 13.2/2², यानी कि 4। तो यानी कि 4 होने से इसका वैल्यू क्या आ रहा है, 3.4 EV। तो देखो ये 3.4 EV आया। वैसे ही यहाँ पे क्या करना है, n2 3 n1 1, तो क्या करना है -13.6, ठीक है, -13.6 बाई आपको क्या करना है, आपको E2 माइनस E1 ना, -13.6/3² माइनस 13.6/2² करना है। करने के बाद वैल्यू देखना बेटा 1.9 आएगा।
ठीक है, वैल्यू कितना आएगा 1.9 आएगा। तो ये हो गया आपका मिनिमम वैल्यू, ये हो गया मैक्सिमम वैल्यू। सबसे पहले रेंज डिसाइड कर लो। मिनिमम एनर्जी मिनिमम के लिए वैल्यू क्या होता है 3 to 2 ट्रांजिशन। सबसे छोटा लाइन देखो ये, और सबसे बड़ा लाइन इन्फिनिटी टू, ये इन्फिनिटी टू 2। अब इन्फिनिटी 2 क्यों हुआ, क्योंकि बाल्मर सीरीज बोला। इन्फिनिटी टू 1 कब होता है, जब लेमन सीरीज होता है। पेस्टन के लिए क्या होता है सर, पेस्टन के लिए क्या होता है सर, पेस्टन सीरीज के लिए मिनिमम जो N1 का वैल्यू क्या होता है 3 होता है, N1 का वैल्यू क्या होता है 3 होता है, याद रखना। ठीक है, तो ये हमने एनर्जी का मैक्सिमम मिनिमम रेंज हमने निकाल लिया। और सिंपल सी बात है, ये फॉर्मूला तो आपको पता ही है सर, डेल इक्वल टू HC बाई लेमडा। HC का वैल्यू क्या हो गया 12400। और अगर यहाँ से लेमडा का वैल्यू निकालोगे तो क्या होगा HC बाई डेल ई। ठीक है, आपने एनर्जी निकाल के रखा 3.4 एंड 1.9। ये करने से आपका लेमडा का रेंज भी आ जाएगा। ये इसका मिनिमम लेंथ ऑफ वेवलेंथ, ये मैक्सिमम लेंथ ऑफ वेवलेंथ हो गया। ये हमारा विजिबल रीजन में आता है। ठीक है, इसके लेके भी बात है, हम तो अभी ज़रूरत नहीं है। ये फर्स्ट 4 लाइन के बात अलग है, दूसरी अलग है, इसको अभी उतना अंदर जाने की जरूरत नहीं है। ये रीजन में आता है। ये किसका रीजन है, उसका लेमडा का रीजन है। ठीक है, ये हमारा बाल्मर सीरीज में लेमडा का रेंज ये आता है। ये मिनिमम रेंज है, ये मैक्सिमम रेंज है। कैसे करना है, सबसे पहले एनर्जी निकालो। एनर्जी के लिए छोटा लाइन बड़ा लाइन। छोटा लाइन बाल्मर बोल रहा है तो कहाँ से हो रहा है 3 to 1 हो रहा है। और उसका जो ये जो मिनिमम एनर्जी मैक्सिमम एनर्जी इन्फिनिटी टू 2 क्यों, क्योंकि 2 इसलिए क्योंकि बल्मर है। बल्मर बोल दिया मतलब 2 फिक्स है। बलवान बोलते हैं मतलब 2 फिक्स है, इसमें कोई डाउट हमें नहीं है। ठीक है, तो जैसे ही एनर्जी आ गया तो भाई SC बाई एनर्जी कर दो, वो लेमडा का वैल्यू आ जाएगा। SC बाई एनर्जी इस मतलब लेमडा, तो हमने यहाँ से लेमडा का भी रेंज निकाल लिया। थोड़ी देर पहले एनर्जी का रेंज हमने निकाला 3.4 मैक्सिमम और मिनिमम, ये वाला रेंज। ठीक है, और लेमडा के साथ हमेशा हमेशा याद रखना डेली मैक्स के लिए लेमडा मिनिमम होता है एंड डेल ई याद रखना मिनिमम के लिए लेमडा मैक्स होता है, क्योंकि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ये भी याद रखना। फर्स्ट लाइन 3 to 1, लास्ट लाइन इन्फिनिटी टू 2, ये ऑलरेडी हमें मालूम पड़ गया। ठीक है, हो गया। लॉन्गेस्ट लेमडा उसको अल्फा लाइन बोलते हैं और उसको सीरीज लिमिट बोलते हैं। तो यहाँ से भी ये पता चल गया। ठीक है, वेब नंबर के फॉर्म में करने से भी आपको आ जाएगा। अभी नई बात कुछ भी नहीं है, लाइमन सीरीज के लिए आप करते रहना। और लाइमन सीरीज के लिए देखो ये सब चीज़ें मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये रेंज वगैरह हमने ऑलरेडी बता दिया आपको। ठीक है, बता दिया। फर्स्ट लाइन बाल्मर सीरीज का फर्स्ट लाइन ये होता है बता दिया। लास्ट लाइन बता दिया, कोई नई बात नहीं है। ये रेंज भी हमने डिराइव आपको करके दे दिया। ठीक है, सीरीज लिमिट भी हो गया। सीरीज लिमिट इन्फिनिटी टू 1, ये भी 1/r होता है। ठीक है, एनर्जी वेवलेंथ रिलेशन ये भी बता दिया आपको पहले। अब ये जो क्यू पॉइंट्स है वो आपको बता दिया। ठीक है, मिनिमम वेवलेंथ बोला, मैक्सिमम अल्फा बीटा सब कुछ हमने गामा, थर्ड लाइन को गामा बोलते हैं। ठीक है, ये सब हमने आपको बता दिया। ध्यान से समझना, डायग्राम बनाना है, नोट डाउन जरूर करना है। हर चीज़ आपके पास रहेगा। वीडियो से पॉज करके भी नोट बना सकते हो अपना। केमिस्ट्री में कोई भी सब्जेक्ट में नोट्स होना मैंडेटरी है, कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है, नोट्स बनाना पड़ता है। क्योंकि ऐसा मार्केट में कोई पर्टिकुलर बुक नहीं है जहाँ पे सब कुछ चीज़ें एक साथ मिल जाता है, तो आपको नोट्स के ऊपर डिपेंडेंट होना ही पड़ेगा। इसलिए मैं साथ साथ में पूरा 100% प्योर फॉर्म में नोट्स प्रोवाइड कर देता हूँ। तो नोट्स इज़ वेरी नेसेसरी। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि सर ये 2 फॉर्मूला दिया हुआ है, कमाल की 2 फॉर्मूला है, बहुत आसान कर देगा, आपका रास्ता बहुत आसान कर देगा। इसको कैसे आया वो निकालना अगर चाहोगे तो बहुत लेंथी प्रोसेस है। मतलब आपको पूरा स्पेक्ट्रल लाइंस आपको देखना पड़ेगा, फिर आपको गिनना पड़ेगा कैसे आता है। मैं आपको एक बार गिन के भी दिखा देता हूँ और आपको एक बार मैं इस फॉर्मूला की मदद से दिखा देता हूँ। बोला यहाँ पे कि फ्रॉम लेवल n टू ग्राउंड स्टेट, कोई भी अगर क्या होता है बेटा n टू ग्राउंड स्टेट में आता है, कोई भी एनर्जी लेवल से, मान लो n कुछ भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 इन्फिनिटी, कहीं से कहाँ पे आ रहा है 1 से आ रहा है। तो फॉर्मूला टोटल नंबर ऑफ लाइंस का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला आपका होता है ये क्या होता है n इंटू n-1/2, ये होता है आपका फॉर्मूला। सर हम नहीं मानते सर, अब बता के दिखाओ, हम नहीं मानते, चलो हम आपको प्रूफ करके दिखाते हैं। मान लो मैंने बोला सर 4 to 1 आ रहा है, मैंने बोला सपोज करो, मेरा मन हुआ, मैंने बोला आपको 4 to 1 ट्रांजिशन गिनना है। तो उसके लिए लाइंस जो होगा वो कितना होगा पर वो होगा 4 इंटू 4 - 1/2। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया सर 4 इंटू 3/2, यानी कि तुम्हारा 4 इंटू 3 कितना था 12/2, यानी कि 6। तो टोटल लाइंस हमें 6 मिलेगा। क्या हम यहाँ से प्रूफ कर सकते हैं कि इसमें हमारा 6 लाइन आ रहा है? क्या यहाँ पे प्रूफ कर सकते हैं 6 लाइन आ रहा है? सबसे पहले जो है वो उसको पहले ठीक कर लो। ये वाला लाइन मिसिंग था, इसको ठीक करना है। ठीक है, ये वाले लाइन को पहले ठीक कर देना है। ठीक है,
ये एक लाइन है जो मिसिंग था, ये एक लाइन है जो मिसिंग था, बाकी सब है, हाँ सब है, ठीक है। अब हमें देखना है n इक्वल टू कहाँ से बेटा, n इक्वल टू 4 से n इक्वल टू 1 तक हमें देखना है। n इक्वल टू 4 से कहाँ तक देखना, n इक्वल टू 4 से n इक्वल टू 1 तक देखना है। चलो गिनो, n इक्वल टू 4 से, तो ये ऑफ कोर्स नहीं, ये तो 7 से आ रहा है, 6 से आ रहा है नहीं है, 5 से आ रहा है नहीं है सर। ये देखो एक लाइन आ गया कहाँ से, 4 से 1, 3 से 1 भी इसके अंदर आ रहा है तो दूसरा लाइन हो गया, 2 से 1 हो गया, तीसरा लाइन हो गया, ठीक है। फिर इसमें देखते हैं, इस लाइन को देखो, इस लाइन तो आ रहा है 7 से 2 नहीं हो रहा है, 6 से नहीं हो रहा है, 5 से नहीं हो रहा है, 4 से 3 में आ रहा है, 2 में आ रहा है, सही है, 3 से 2 आ रहा है, ये भी सही है, क्रॉस हो गया। दूसरा ये वाला देखो, ये कर रहा है 7 से 3 में नहीं है, 6 से 3 में नहीं है, ये क्या है 5 से 3 में नहीं है, ये 4 से 3 में, मतलब ये हो रहा है। अब गिन लो टिक कितना है सर, 1 2 3 4 5 6, टोटल लाइन कितना हुआ, 6 हुआ, टोटल लाइन कितना हुआ, 6 हुआ, देख लिया। तो कभी भी ये होने से, अगर ग्राउंड n होने से, ऐसे आपको लाइन को क्या करना है, गिनना है, ऐसे लाइन को आपको क्या करना है, काउंट करना है। क्या ये बात पता चल गया? कॉपी में सेपरेट डायग्राम बनाओ, ये फॉर्मूला को लिखो, एंड इस नंबर को लिखो 4 to 1 ट्रांजिशन, इसको हम बोलते हैं 4 to 1 ट्रांजिशन, ठीक है, 4 to 1 ट्रांजिशन। इसमें कितना लाइन आया, 6 लाइन। कैसे आया वो हमने बता दिया, कैसे आया वो आपको हमने अभी बता दिया, ठीक है। आप कोई भी देख लो, आप कोई भी दिमाग लगा के देख लो, ये होता है एक। दूसरा बोला, ये वाला फॉर्मूला जो है ना, वो कोई ग्राउंड स्टेट की बात नहीं कर रहा है, ये फॉर्मूला कोई ग्राउंड स्टेट, ये वाला कहीं भी कर लो, ये सिंपल, इसका बहुत सिंपल सी बात है, ये बोला कहीं भी कर लो आप, यहाँ पे n2 to n1 क्या कर लो, ये इसी फॉर्मूला का और एक वर्जन है, कुछ नहीं है। यहाँ पे n2 - n1, n2 - n1 + 1, ठीक है, बाई 2, n2 हमेशा ग्रेटर देन n1 होता है। चलो इसमें ग्राउंड स्टेट ना लेके हम इस बार कुछ क्या लेते हैं सर, इस बार हम लेते हैं, क्या लेंगे, चलो हम इस बार लेते हैं, चलो हम लोग देखते हैं 4 to 2, इस बार ट्रांजिशन देखेंगे 4 to 2। इसके लिए हमें इनको रिमूव करना पड़ेगा, इसको ये समझ गया तो उसके बाद नोट डाउन कर लो, इसको एक बार रिमूव कर देते हैं, ठीक है, इसको एक बार हम रिमूव कर दिया, ठीक है। अब इसको अगर रिमूव कर दिया तो हमें देखना है, इस बार का हमारा जो ट्रांजिशन देखना है, इस फॉर्मूला के लिए जो हमें ट्रांजिशन दिखना है, वो इस फॉर्मूला का हम ट्रांजिशन देखेंगे, ये वाला ट्रांजिशन दिखते हैं, इस वाला दिखेगा, हम बोलो सर 4 से 2, तो 4 से 2 ट्रांजिशन दिखेंगे तो फॉर्मूला लगाओ, 4 से 2 वाला फॉर्मूला क्या होगा सर, 2 क्या हो गया, 4 - 2, ठीक है, इनटू क्या होगा, 4 - 2 + 1, ठीक है, बाई 2, 4 - 2 क्या 2 इंटू 4 - 2 था 2, 2 + 1 3 बाई 2, यानी कि 2 कैंसिल, यानी कि हमें टोटल लाइन मिलेगा 3। तो अगर हम 4 to 2 ट्रांजिशन देखें तो हमें 3 लाइन मिलेगा। क्या ये बात सत्य है? इसको हम देख लेते हैं। 4 to 2 ट्रांजिशन ना हमारा क्या है, 4 से 2 में ट्रांजिशन, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब दिमाग लगा के देखो, 4 to 2, पहली बात 4 to 2, 1 तो गया, तो पहले ये तो आ गया हमारा 7 to 1, ये तो गया, फिर ये हमारा 6 to 1 ये गया, फिर ये 5 to 1 गया, तो ये गया, मतलब यहाँ पे तो बात चला सा 1 तक आ रहा है, ये 4 to 2 होना चाहिए, तो ये सारा गया, ये एक भी नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि हमारा लिमिट क्या है भाई, हमारा लिमिट है 4 से 2, तो 1 वाला गया, ये आ सकता है। ये है 7 से 2 गया, 6 से 2 गया, 5 से 2 गया, 4 से 2 आया, 4 से 2 हो रहा है, देन ये 3 से 2, ये भी इसके अंदर आ रहा है, सही है सर, ये भी इसके अंदर आ गया, 2 हो गया। फिर ये हो गया 7 से 6 गया, ठीक है, फिर ये गया 6 to 3 गया, ये 5 to 3 गया, और ये आया 4 to 3, ये हुआ, गिन लो 1 2 3, टोटल कितना आया 3। 4 to 3 ट्रांजिशन के बीच में टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितना आया, 3 लाइंस आया। क्या फॉर्मूला से हमने प्रूफ कर दिया सर 3 लाइंस? क्या फॉर्मूला से 3 लाइंस? हाँ 3 लाइन प्रूफ कर दिया। तो ये वाला फॉर्मूला बहुत बढ़िया सा फॉर्मूला है, आप मैन्युअली भी गिन सकते हो, आप ऐसे भी गिन सकते हो, इसके ऊपर अननेसेसरी ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, इतना एक बच्चे के लिए सफिशिएंट होता है कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अब इसका भी एक मेथड होता है निकालने की, ये एक्चुअली मेथड होता है प्रोबेबिलिटी से, जैसे कि कोई भी एक सैंपल के लिए आप ले सकते हो, मैं वो प्रोसेस नहीं बता रहा हूँ आपको, ले सकते हो, वहाँ पे तुम्हारा n-1 n-2 ऐसा करते हैं, फिर वहाँ पे एपी का जो सम होता है n/2 वही से प्लस n-1 × d, वो लगा के वो निकाला जा सकता है। फॉर्मूला कैसे आया, ऐसे इस फॉर्मूला आया,
सच बताओ तो ये फॉर्मूला आया एपी सीरीज को यूज़ करके। इसका मेरा क्या मतलब है, पहली बात फॉर्मूला जो है उसका इंटरप्रिटेशन आना चाहिए। पहली बात है फॉर्मूला का जहाँ पे डेरिवेशन जरूरत होता है मैं जरूर बताता हूँ, लेकिन मैंने इसको जब मैंने ऑफकोर्स मैंने किया तो मैंने देखा कि ये बच्चों को बताने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ पे आने से एपी सीरीज लगा रहा है, क्या जरूरत है। और कुछ लोग यहाँ पे कम्बिनेशन की भी बात लगाते हैं, NC2 ऐसा भी फॉर्मूला होता है, वो भी लगाते हैं, कोई जरूरत नहीं यहाँ पे इसका भी कोई अननेसेसरी मैथमेटिक्स दिखाने की क्या जरूरत है, ठीक ना। जितना जरूरत है कि ये फॉर्मूला का मतलब क्या होता है, और दूसरी बात है ये जो फॉर्मूला है इससे हमारा मेन जगह पे फायदा क्या होता है, ये जस्ट दो चीज़ बता दिया, इतना सफिशियंट है, ठीक है, इतना हमारा सफिशियंट है। ये कहाँ से आ गया भाई, ठीक है। अब ये हमारा लाइन बाइन सब गिनना हमने सीख लिया। अब हम देखेंगे लिमिटेशन ऑफ बोर मॉडल का हम क्या देखेंगे भाई, लिमिटेशंस देखेंगे, बहुत बढ़िया सा लिमिटेशन वगैरह हम देखेंगे। सबसे पहले बोर थ्योरी ये मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए वैलिड नहीं है। सबसे पहली बात तो क्या है भाई, ये मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए वैलिड बिल्कुल भी नहीं है, ये ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए वैलिड है, ये ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए वैलिड है। ये मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए ये बोर का थ्योरी कदापि क्या नहीं है सर, वैलिड नहीं है, ठीक है। तो इसका यहाँ पे कुछ लोग बोलते हैं, जैसे कि बोर ने जो एनर्जी का एक्सप्रेशन दिया था EN एनर्जी का एक्सप्रेशन -13.6 बाई n स्क्वायर, वहाँ पे Z स्क्वायर, तो मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज आएगा तो यहाँ पे Z इफेक्टिव आएगा, तो यहाँ पे एक इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है, वो आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे, जरूरत नहीं है, यहाँ पे जस्ट मैं बता रहा हूँ, कोई ज़रूरत नहीं, किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, ठीक है। आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे Z इफेक्टिव क्या होता है, ठीक है। जस्ट इसको एक मॉडिफिकेशन टाइप कुछ लोग बोलते हैं, लेकिन मैं मानता हूँ इसका कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बोर ने कोई Z इफेक्टिव तभी आ जाएगा जहाँ पे मल्टी इलेक्ट्रॉन आएगा, क्योंकि मल्टी इलेक्ट्रॉन होता है ना, क्या होता है ना, इलेक्ट्रॉन रिपेल करता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिपेल करता है। ये जो अट्रैक्शन रिपल्शन सबको जो एकदम मिनिमाइज करके सबको बैलेंस करके हम जो निकालते हैं वो जेड इफेक्टिव निकालते हैं, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, जरूरत नहीं है। सिर्फ मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए जेड की जगह क्या आ जाएगा बेटा, जेड इफेक्टिव आ जाएगा, ये बात याद रखना। सर जेड इफेक्टिव कैसे निकालते हैं, जेड इफेक्टिव सर एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो भाई सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स से तो काम कर रहा है, ठीक है। जो भी आयनाइजेशन एनर्जी के लिए जितना एनर्जी आपको देना पड़ रहा है वो तो सिर्फ न्यूक्लियस के जो अट्रैक्शन है उससे दूर करने के लिए आपको एनर्जी देना पड़ रहा है, और प्रमोट करने के लिए भी वही आपको एनर्जी देना पड़ रहा है। लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तब आता है जब मल्टी इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन भी होता है, तो वहाँ पे प्लस माइनस बहुत कुछ चलता है, इलेक्ट्रॉन लेना देना का बहुत कुछ चल जाता है। इसलिए जब मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए कुछ लोग जेड की जगह जेड इफेक्टिव बिठा देते हैं, तो जेड इफेक्टिव कैसे कैलकुलेट करना है उसके लिए स्लेटर्स रूल होता है, वो सब चीज़ हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। अब आप जब इसको चाहो तो नोट करके रख सकते हो, अदरवाइज मत रखो। लेकिन एक बात याद रखना, आपकी जो बोर्स की जो मॉडल है वो बोर्स मॉडल इस मोस्टली फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए नहीं है, वो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए, मतलब हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। दूसरी बात, ये वाले जो बात है, ये जो बात है एंगुलर मोमेंटम MBR इक्वल टू NH/2 क्या इसका कोई प्रूफ है? इसका कोई प्रूफ उन्होंने दिया? नहीं दिया सर, इसका कोई भी उन्होंने प्रूफ नहीं दिया। और उसके बाद जो और एक मेन चीज़ होता है वो होता है आपका ज़ीमैन इफेक्ट एंड स्टार इफेक्ट। ये क्या होता है, बोर ने जैसे कि यहाँ पे होता है ना, यहाँ पे ये सब लाइंस दिया, फाइन लाइंस उन्होंने बताया, लेकिन सच बात तो ये है, इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये लाइन जो होता है वो अपने आप में स्प्लिट करता है, ठीक है। ये सब लाइन फाइन लाइन जो होता है वो क्या होता है, स्प्लिट करता है। तो ये जो स्प्लिटिंग होता है इनके बारे में इन्होंने, ये जो स्प्लिटिंग होता है लाइन्स के बारे में इन्होंने नहीं बोला, इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये लाइन स्प्लिटिंग होता है। अगर मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में हो रहा है तो उसको ज़ीमैन इफेक्ट बोलते हैं, अगर इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है तो उसको स्टार इफेक्ट बोलते हैं। कुछ नहीं, इतना ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। आपको ज़ीमैन इफेक्ट, स्टार इफेक्ट के ऊपर PhD नहीं करना है, कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे तो ये जो लाइन आप बोलते हैं वो फर्दर स्प्लिट होता है, ठीक है। क्योंकि बाद में जाके हमें ऑर्बिटल फिर हमारे सबशेल इनके कंसेप्ट भी हमारे पास आएगा, जैसे क्वांटम मैकेनिक्स एंट्री होगा ये सब कंसेप्ट आपको ज़रूरत पड़ेगा। तो ये सब होता है हमारा, ये सब के बारे में कुछ नहीं उन्होंने बताया, बोर्ड के बारे में नहीं बताया। एक तो मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए इनका कुछ भी वैलिड नहीं है, और दूसरी बात है इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, तीसरी बात है इसके बारे में उन्होंने कुछ भी लाइन नहीं बोला। तो ये सब बोर्ड का क्या है, लिमिटेशन है। उनके बाद आए ड्यूअल नेचर को लेकर। ड्यूअल नेचर मतलब दो नेचर, ड्यूअल का मतलब दो होता है, एक होता है वेव और एक होता है पार्टिकल, एक होता है पार्टिकल नेचर, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर, ठीक है। ये दोनों में ड्यूअल नेचर। और ड्यूअल नेचर को लेके जिन्होंने डील किया वो है हमारा क्या, डी ब्रोगली। एक्चुअली पहले चल रहा था वेव नेचर, हमने डिफ्रेक्शन वगैरह पढ़ा था, इंटरफेरेंस पढ़ा था, वेव कैरेक्टरिस्टिक, फिर हमने पार्टिकल नेचर पे आया, कहाँ पे सर, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, बैटरी रेडिएशन, ये सब पढ़ा पार्टिकल नेचर। दोनों को मिला के क्या होता है सर, ड्यूअल नेचर। अब डी ब्रोगली ने एक फ्रेंच फिजिसिस्ट थे 1923 में, इन्होंने बोला कि लैम्डा जो होता है, उन्होंने एक्सप्रेशन दिया कि लैम्डा जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल मोमेंटम होता है, यानी कि ये इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को उठाने से क्या होता है, लैम्डा इक्वल टू आ जाता है H/P। P क्या होता है, मोमेंटम।
तो लैम्डा इक्वल टू होता है एच बाई एम बी। ये वाली बात जो है, ये वाली बात एक्चुअली ये लैम्डा के साथ जो ये मास वेलोसिटी रिलेटेड है, ये पहली बात तो जिन्होंने दिया था वो था डी ब्रोगली। इन्होंने ये वाली बात उन्होंने बोला था, क्या बोला था, प्रपोज दैट मैटर लाइक लाइट एग्जिबिट ड्यूअल नेचर। वो ड्यूअल नेचर होता है, बोथ क्या बोला, बोथ वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर होगा, वो आया नहीं। बोथ के बाद यहाँ पे आया नहीं, शायद छूट गया। बोथ क्या होता है, वेव एंड पार्टिकल नेचर, बोथ वेव एंड पार्टिकल नेचर होता है, ठीक है, ये बात बोला गया। अकॉर्डिंग टू हिम वेवलेंथ जो होता है पार्टिकल वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोमेंटम होता है। ये रिलेशन उन्होंने दिया, लेकिन इस रिलेशन को हम प्रूव भी कर सकते हैं। कैसे प्रूव करेंगे, देखो आइंस्टाइन की जो अपने मास एनर्जी रिलेशनशिप है ये फेमस है, बहुत सारा टी शर्ट भी मिलता है जहाँ पे E = mc² होता है। बहुत सारे फिजिक्स की टीचर में यहाँ पे E = mc² का टैटू बनाते हैं। ये इतना फेमस रिलेशन E = mc²। E क्या है, एनर्जी, M क्या है, मास, C क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, लाइट के लिए वेलोसिटी ऑफ लाइट हो गया। तो यहां से एक तो रिलेशन हमारे पास ये होता है बेटा, एक तो रिलेशन E = एक होता है हमारे पास E = mc², और एक हमने पाया E = hc/λ। इक्वेशन 2 दोनों को मिला दो तो क्या होगा, लेफ्ट साइड से में राइट साइड को इक्वेट कर दो, mc² = hc/λ। c को काट दो तो क्या होगा, लैम्डा इधर जाएगा तो क्या होगा, h/mc। और ये जो h/mc होता है, सॉरी लैम्डा इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ से लैम्डा इक्वल टू क्या आया, लैम्डा इक्वल टू h/mc। और ये तो लाइट के लिए हो गया, कोई भी मैटर के लिए क्या होगा, लैम्डा इक्वल टू h बाई वेलोसिटी ऑफ लाइट को हटा के आप नॉर्मल वेलोसिटी लगा दो। तो क्या ये बात की प्रूफ नहीं है, क्या ये बात प्रूफ नहीं होता है, h/mb नहीं होता है। v के जगह, v तो हमारा नॉर्मल किसी का भी वेलोसिटी, मेरा वेलोसिटी, तुम्हारा वेलोसिटी, किसी का वेलोसिटी, लेकिन c क्या होता है, ओनली वेलोसिटी ऑफ लाइट, स्पेशल वेलोसिटी होता है। इसका वैल्यू होता है आपका, इसका वैल्यू कितना होता है, c का वैल्यू कितना होता है आपका 9 × 10⁹ मीटर/सेकंड। ये वेलोसिटी फिक्स है लाइट के लिए, अगर वो लाइट हुआ, लेकिन कोई भी वेव के, कोई भी मैटर के लिए वेलोसिटी क्या होता है सर, h/mb। तो ये यहाँ से भी एक प्रूफ मिलता है। तो डी ब्रोगली ने ये रिलेशन दिया था कि सर वेवलेंथ इज एसोसिएटेड किसके साथ सर मोमेंटम के साथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम। एज क्या है सर, प्लैंक्स कांस्टेंट। उन्होंने ड्यूअल नेचर के बारे में बात किया था, उन्होंने बहुत कुछ बात किया, आज हमें पता चलेगा, मजा लगा, ठीक है। इंटरप्रिटेशन क्या बोला, मास और वेलोसिटी इंक्रीजेस, वेवलेंथ डिक्रीज, ये तो बोल दिया क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि लैम्डा जो होता है वो h/ क्या होता है, mb होता है। h/ क्या होता है मेरे बच्चे, mb होता है, ठीक है। तो ऑफकोर्स इनके साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो लैम्डा बढ़ेगा अगर मास एंड वेलोसिटी डिक्रीज होता है तो, ठीक है। फॉर माइक्रोस्कोपिक बॉडीज, ये देखो ये समझना, फॉर माइक्रोस्कोपिक बॉडीज लाइक क्रिकेट बॉल, एरोप्लेन, ये सब के लिए लैम्डा का वैल्यू नेग्लिजिबल है। यहाँ पे लैम्डा का वैल्यू क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है। बड़ा पार्टिकल के सिंपल सी बात है बेटा, बॉल थ्रो किया जाए, बॉल कहाँ से वेव नेचर को फॉलो करता है, बॉल तो पार्टिकल नेचर ही होता है। एक एरोप्लेन बहुत स्पीड में जा रहा है घूम के, ये कहाँ से वेव के नेचर को फॉलो करता है, ये पार्टिकल नेचर को फॉलो करता है। तो कभी भी मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल हमेशा पार्टिकल नेचर को ज़्यादा फॉलो करता है, इसलिए लैम्डा यहाँ पे नहीं। और लैम्डा इज वेरी मच एसोसिएटेड विद वेव, बिकॉज लैम्डा इज नॉट द लिनियर और नॉर्मल हमारा जो लेंथ होता है वो नहीं, लैम्डा इज द वेव लेंथ, एंड वेव लेंथ वेव के लिए होता है, इसलिए मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए लैम्डा का वैल्यू बहुत नेग्लिजिबल होता है। But for microscopic particle like electron, proton, atom, wave nature is significant. Of course, microscopic particle के लिए wave nature significant होता है, and इसके केस में इसको cannot be ignored. हमारा माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के लिए हमें वेव नेचर यानी कि लैम्डा के वैल्यू को हम इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फिजिक्स में पढ़ते हैं। ये मोस्टली ये दोनों साइंटिस्ट जो है डेविसन एंड जार्मन, ये हम आप लोग फिजिक्स में पढ़ोगे, हमारे फिजिक्स टीचर इसको पढ़ाएंगे, ठीक है। फिजिक्स में पढ़ते हैं, यहाँ पे कोई जरूरत नहीं, यहाँ पे कोई ना ही बुक में है, ना ही सिलेबस में, ना ही क्वेश्चन कभी आता है। इन्होंने ये जो दो है, उन्होंने सुंदर से एक्सपेरिमेंट किया था, बहुत ही सुंदर से। यहाँ पे गिर रहा है, यहाँ पे एक बॉल रखा था, मूव कर रहा है, वहाँ से स्ट्राइक हो रहा है, सुंदर सा एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था। आप देखना, अगर क्यूरियोसिटी के लिए है तो बहुत सारा ग्राफिक्स वाला चीज़ मिलता है, यूट्यूब में देख लेना, लेकिन अभी आपकी जरूरत नहीं है। इन दोनों ने वेरीफाई कर लिया था, वेरीफाइड दिस हाइपोथेसिस यूजिंग द इलेक्ट्रॉन बीम, एक इलेक्ट्रॉन बीम की मदद से, एंड ऑब्जर्व द डिफ्रेक्शन पैटर्न। डिफ्रेक्शन एक वेव की प्रॉपर्टी होता है। कंफर्म द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेव नेचर इलेक्ट्रॉन को कंफर्म किया था उन्होंने, ठीक है। डिफ्रेक्शन मैंने बताया था, डिफ्रेक्शन, इंटरफेरेंस, ये सब वेव नेचर का कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो ये यहाँ से इन दोनों ने 1927 में इन दोनों ने प्रूफ कर लिया था कि सर फिजिक्स में कि ये वेव नेचर को उन्होंने कंफर्म किया था। पार्टिकल नेचर तो है, तो वेव नेचर को भी उन्होंने क्या कर दिया, कंफर्म कर दिया था, ठीक है। अब यहाँ पे बोला इफ एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड विथ पोटेंशियल भी, आप लोग याद करो बेटा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट याद है,
इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा था और आप एक स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस हमने लगाया था। अगर काइनेटिक एनर्जी जीरो होता है तो कोई तो उसको खींचना चाहिए, तो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से वो कलेक्टर में जाके कनेक्ट होता था, मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है पॉजिटिव साइड में जाके वो जाता था जस्ट फॉर स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे अगर पोटेंशियल डिफरेंस भी होता है तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन दिया गया, यहाँ पे बोला गया कि काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो किसका बराबर होगा सर, Q इंटू वी का बराबर। अगर Q इलेक्ट्रॉन हुआ तो ये किसका इलेक्ट्रॉन होगा, E इंटू वी का बराबर होगा। क्या होगा, E इंटू वी का बराबर। Q तो चार्ज होता है, वो इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, प्रोटॉन भी हो सकता है, ठीक है। और यहाँ से एक चीज आता है कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू, क्या हो गया, अभी हमें एक चीज पता है कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू, हमें ये वाली बात पता है कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर, पता है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर, ठीक है। ये वाली बात हमें बहुत ही अच्छी तरह से पता है, ये काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर, ठीक है। अब हमें यहाँ से अगर काइनेटिक एनर्जी इनटू एम किया जाए तो ये क्या होगा, हाफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर। क्या इतना मानते हो, हाफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर होता है। चलो इसको अच्छा नहीं लग रहा, मैं दोबारा सुंदर करके कर देता हूँ, ठीक है। मैं एक पेज ऐड करके करता हूँ। हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू, हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। इसको एक काम करो, मल्टीप्लाई करो एम से, तो एम इंटू काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा, एम स्क्वायर वी स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस एम इंटू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। देयरफॉर एम भी इक्वल टू रूट ओवर ऑफ ट्वाइस एम इंटू काइनेटिक एनर्जी, ये एम वी का वैल्यू आया। अब हमने डी ब्रोगली ने क्या बोला, डी ब्रोगली ने बोला कि वेवलेंथ जो होता है वो एच बाई क्या होता है, एम बी होता है। तो यहाँ पे लेमडा का वैल्यू क्या आ रहा है, लेमडा का वैल्यू आएगा एच बाई एम बी का वैल्यू क्या आ गया, रूट ओवर ऑफ ट्वाइस एम इंटू काइनेटिक एनर्जी, ट्वाइस एम इंटू काइनेटिक एनर्जी। क्या ये वाली बात समझ आया सबको, ये वाली बात सबको समझ में आया। हमने एम बी की जगह क्या लिखा, रूट ओवर ऑफ ट्वाइस एम के, ठीक है। अब देखो, ठीक है, एच बाई, अब यहाँ से थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया था कि एच बाई ट्वाइस एम रूट ओवर ऑफ ट्वाइस एम, ठीक है, ट्वाइस एम। काइनेटिक एनर्जी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, क्यू इंटू वी, या और इलेक्ट्रॉन के लिए ई इंटू वी। वही एक्सप्रेशन यहाँ पे आया है, देखो लेमडा इक्वल टू एच बाई ट्वाइस एम ई इंटू वी, ठीक है। ई क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस आता है, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट, बहुत ही बढ़िया से इंपॉर्टेंट एक रिलेशन है, ये आपका बहुत काम का रिलेशन होगा, ठीक है। क्या मैंने सही बोला, बताओ रे बेटा, सही बोला कि नहीं, सही ना बोलने से बताना मेरे को, ठीक है। समझ आ रहा है क्या, अब ये हो गया। अब यहाँ पे समझना, यहाँ पे समझने लायक बातें भी है बहुत कुछ, जैसे कि ये आ गया हमारा एक्सप्रेशन, ठीक है, एच बाई एम बी। अब यहाँ से एच का वैल्यू नोन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नोन है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी नोन है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। सारा वैल्यूज बेटा बिठा दो, तो लेमडा का वैल्यू क्या आएगा, लेमडा का वैल्यू ये आएगा, क्योंकि वी हमें नहीं मालूम, सारा वैल्यूज एम का वैल्यूज आप बिठा दो बेटा। एच का वैल्यू आपको मालूम है, एच का वैल्यू 6.625 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, यूनिट नहीं दे रहा हूँ। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ये सारा वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, ये आएगा 12.3 बाई रूट भी, ठीक है। और इसको अगर सुंदर करके करना चाहते हो, अगर ये आर्मस्ट्रांग में यहाँ पर लेमडा का वैल्यू लेना चाहते हो, वो अप्रोक्सीमेटली अगर उसको क्या करना चाहते हो, अगर पूरा रूट के फॉर्म में लिखना चाहते हो, क्योंकि रूट ओवर ऑफ 150 का मतलब होता है 12.3, तो आपके पास जो आएगा, आपके पास जो वैल्यू आएगा वो आएगा ऐसा कुछ वैल्यू आपके पास आएगा, ये होता है लेमडा का वैल्यू, ठीक है। रूट 150 बाई वी, बुक में ज़्यादातर रूट 150 बाई वी लिखता है, ठीक है, आर्मस्ट्रांग, ये होता है लेमडा का वैल्यू, ठीक है। याद रखना, ये मोस्टली डी ब्रोगली वेवलेंथ भी बोलते हैं। अब देखो, अब मेन बात यहाँ पे देखना सर, वेरिफिकेशन ऑफ बोर्स एंगुलर मोमेंटम, मतलब यहाँ पे जो बोर्स ने जो एंगुलर मोमेंटम उन्होंने हमने बताया था, बोर ने जो
एम बी आर इक्वल टू एन एच बाई ट्वाइस पाई, इसको हम क्या करेंगे सर, वेरीफाई करेंगे और प्रूफ करेंगे। कैसे प्रूफ करेंगे, बहुत आसान से पूछ कर सकते, क्योंकि हमने पता है कि सर लेमडा इक्वल टू, हमें ये बात पता है कि सर जो लेमडा होता है, हमें ये बात पता है कि लेमडा इक्वल टू सर एच बाई एम भी, और अभी ये लेमडा इक्वल टू एच बाई एम भी हमें पता चल गया। अब इन्होंने एक चीज़ बहुत सुंदर सुंदर सा चीज़ उन्होंने बोला कि सर, रुको एक सेकंड, उन्होंने एक चीज़ बहुत सुंदर सा चीज़ बोला कि सर लेमडा इक्वल टू एच बाई एम भी तो होता है, ये उन्होंने मना नहीं किया, ये उन्होंने बताया। साथ में उन्होंने एक चीज़ बताया कि उन्होंने एक प्रपोज किया था कि सर्कुलर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन घूमता है, वेयर द इलेक्ट्रॉन वेव फ्रॉम ये स्टैंडिंग वेव सर्कम्फरेंस ऑफ द ऑर्बिट इज एन इंटीजर मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने बोला, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्होंने बोला कि एक ऑर्बिट में तो इलेक्ट्रॉन घूमता है, ये जो इलेक्ट्रॉन घूमता है ना, ये जो इलेक्ट्रॉन घूमता है एक ऑर्बिट में, मान लो इसका रेडियस अगर आर है तो उसका सर्कम्फरेंस तो होगा ट्वाइस पाई आर। वो सर्कम्फरेंस किसका बराबर होता है, इंटीग्रल मल्टीपल यानी कि n टाइम्स ऑफ लेमडा का बराबर होता है। क्योंकि ये अगर वेव नेचर को फॉलो करता है तो इसको वेव को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से पहले इसको पढ़ लेते हैं। क्या बोला कि विजुअल एंड फिजिकल इंटरप्रिटेशन, ठीक है, स्टैंडिंग वेव कंडीशन, ये क्या है, द इलेक्ट्रॉन वेव मस्ट फिट एग्जैक्टली इनटू द ऑर्बिट। बोला इफ इट डज नॉट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑकर्ड अनस्टेबल नो ऑर्बिट। इसका मतलब मैं बताता हूँ, समझना। उन्होंने बोला कि अगर एक इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूम रहा है और ये वेव नेचर को अगर फॉलो कर रहा है, क्या कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन एक वेव नेचर को अगर फॉलो कर रहा है तो उसका जो ऑर्बिट का जो सर्कम्फरेंस होगा, क्योंकि वो जो रेडियस होगा उसका सर्कम्फरेंस होता है ट्वाइस पाई आर, वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लेमडा होता है, क्योंकि लेमडा ही बताता है वेव नेचर को। इसके लिए यहाँ पे ये बोला गया, जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन हमें लगता है कि स्टेट घूमता है, हमें क्या लगता है पार्टिकल होने से क्या होता है, ये अगर न्यूक्लियस है ऐसा है तो पार्टिकल होने से पार्टिकल ऐसा मूव कर रहा है, एक कार मूव कर रहा है, एक एरोप्लेन मूव कर रहा है, हम मूव कर रहे हैं, एक कोई भी मूव कर रहा है। लेकिन इलेक्ट्रॉन वेव है ना, तो वेव की फॉर्म में मूव करेगा। क्या करेगा, वेव की फॉर्म में मूव करेगा। अब देखो, वेव अगर देखना चाहते हैं तो हमको ये देखना पड़ेगा कि वेव देखना चाहते हैं तो बोलेंगे सर यहाँ से स्टार्ट हुआ तो ये एक कंप्लीट वेव हो गया, मतलब यहाँ पे एक वेव हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक 2 वेव हो गया, सर यहाँ से लेके यहाँ तक 3 वेव हो गए, यहाँ से लेके यहाँ तक 4 वेव, यहाँ से लेके यहाँ तक 5 वेव। तो ये जो यहाँ का जो रेडियस होगा उसका सर्कम्फरेंस होता है ट्वाइस पाई आर, वो n लेमडा होता है। यहाँ पे n का वैल्यू कितना हो गया 5, तो ट्वाइस पाई आर इक्वल टू 5 लेमडा हो गया, 5 लेमडा। तो किसी ने अगर मान लो मैंने यहाँ पे वेव बनाना स्टार्ट किया, मैंने अगर मान लो यहाँ पे वेव बनाना स्टार्ट किया कि सर मैंने बोला कि ऐसा करूँगा, मैं पहले एक गोल बनाऊँगा, ठीक है, फिर मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है, मेरा डायग्राम बहुत गंदा है मुझे पता है। मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से यहाँ तक एक वेव, यहाँ से यहाँ तक एक वेव, यहाँ से यहाँ तक वेव, यहाँ से यहाँ तक एक वेव हो गया। तो 1 2 3 4 हो गया, मानो यहाँ पे 4 वेव हो गया। मैंने और एक वेव बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना हो गया, n का वैल्यू 4। यहाँ पे मैं और एक वेव बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक 1, यहाँ से लेके यहाँ तक 2, यहाँ से लेके यहाँ तक 3, और ये आधा हो गया, मतलब यहाँ पे 3.5 हो गया। ये पॉसिबल नहीं है, n का वैल्यू इंटीजर होना चाहिए, 1 2 3 4 ऐसा कुछ होना चाहिए। इस टाइप की कुछ इक्वेशन पॉसिबल नहीं है। एक इसने बोला भाई, डी ब्रोगली ने बोला कि अगर हमारा जो इलेक्ट्रॉन है जो मूव कर रहा है वो अगर वेव नेचर को, ड्यूअल नेचर को फॉलो करता है तो पार्टिकल तो ठीक है मूव कर रहा है बेटा, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, लेकिन अगर वेव को फॉलो कर रहा है तो उसका जो सर्कम्फरेंस होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेव होना चाहिए, लेमडा होना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं है तो मतलब ये गलत है। तो सिंपल से बात है, 3.5 हो गया तो ऐसा हो ही नहीं सकता, 3.5 हो गया तो ये हो ही नहीं सकता, मतलब ये ऑर्बिट एग्जिस्ट ही नहीं करता है, हो ही नहीं सकता। इसको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं, हो ही नहीं सकता। मैंने कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मैंने पढ़ाया था, ठीक है, मतलब ये हो ही नहीं सकता। तो हमेशा 1 2 3 4 ऐसा कुछ होना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाली उनकी बात है कि ट्वाइस पाई इक्वल टू m लेमडा, ठीक है। ये इस लेमडा को क्या बोलते हैं, डी ब्रोगली वेवलेंथ बोलते हैं। अब यहाँ से हमने क्या किया, हमने बोला कि सर्कमफरेंस ऑर्बिट क्या होता है, इंटीजर मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ होता है, मतलब ट्वाइस पाई इक्वल टू ट्वाइस पाई आर इक्वल टू क्या होता है बेटा, n लेमडा होता है। यहाँ से अगर आप करोगे सर ट्वाइस पाई आर इक्वल टू n लेमडा की जगह आप हम पुट करोगे सर h बाई एम भी, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा, इसको मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, एम भी आर इक्वल टू सर
NH/2 ये देखो बोर ने जो एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू NH/2 किया था, ये प्रूफ किसने किया था? डी ब्रोगली ने आके यहाँ से प्रूफ हुआ कि MBR इक्वल टू NH/2। तो ये जो था, ये हमारे पास बोर के पास प्रूफ नहीं था, उन्होंने बता दिया था, लेकिन यहाँ पे उन्होंने पूरा प्रूफ करके दिखाया। और यहाँ पे लैम्डा क्या है सर? यहाँ पे जो लैम्डा था वो डी ब्रोगली वेवलेंथ था। अगर वेव एसोसिएटेड है वेव के साथ तो उसको वेवलेंथ होना चाहिए, सिंपल सी बात है, वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा होना चाहिए, क्योंकि ये एक वेव की फॉर्म में ट्रेवल कर रहा है। क्योंकि पार्टिकल नेचर तो है, क्योंकि डिस्क्रीट पैकेट फॉर्म में है, तो पार्टिकल नेचर है। या ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन शो कर रहा है, ये फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट शो कर रहा है, पार्टिकल तो है लेकिन साथ में वेव नेचर को भी अगर शो कर रहा है तो ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा होना चाहिए। बात समझ में आया? क्या बोला मैंने? समझ में आया? तो ये हमारा हो गया ख़त्म। ठीक है, देखो ख़त्म हो गया। यहाँ से एक बार रिकैप किया जाए, यहाँ पे एक बार रिकैप किया जाए ड्यूअल नेचर से। बोर का लिमिटेशन तक सब बच्चों को समझ में आया सर? ये मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए नहीं होता है, क्योंकि मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में मल्टीपल इलेक्ट्रॉन होता है। मैं एक बार रिकैप कर देता हूँ, ठीक है, आराम से सुनना। मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए क्या होता है? मल्टीपल इलेक्ट्रॉन होता है। मल्टीपल इलेक्ट्रॉन होने से क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन इंटू रिपल्शन भी होता है। तो ओनली जेड ना बोल के हम जेड इफेक्टिव बोलेंगे, और जेड इफेक्टिव कैसे निकाले वो हम नेक्स्ट चैप्टर में सीखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मल्टी इलेक्ट्रॉन वाली बात में उन्होंने कुछ नहीं बोला, तो ये बोर का लिमिटेशन है। दूसरी बात, उन्होंने जो MBR इक्वल टू NH/L का मतलब होता है एंगुलर मोमेंटम, ये MBR इक्वल टू NH/2 हुआ, वो कैसे हुआ उनको पता नहीं चला। दूसरी बात है सर, ये जो लाइन है वो लाइन इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? फर्दर डिवाइड होता है। फर्दर डिवाइड मतलब फर्दर स्प्लिटिंग होता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में हुआ तो इसको बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट, अगर मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में हुआ तो बोलते हैं जीमेन इफेक्ट। तो इनके बारे में उन्होंने कुछ भी बातें नहीं किया था। ये सबसे बड़ा क्या है? लिमिटेशन है बोर का। फिर दूसरी बात है यहाँ पे डी ब्रोगली भाई साहब जो आए वो डुअल नेचर के बारे में बात किया। उन्होंने डुअल नेचर में बोला कि उन्होंने एक रिलेशन दिया कि लैम्डा मोमेंटम के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि मोमेंटम का मतलब होता है मास इनटू वेलोसिटी। मतलब मास एंड वेलोसिटी अगर बढ़ेगा तो लैम्डा डिक्रीज होगा, लैम्डा बढ़ेगा तो मास एंड वेलोसिटी डिक्रीज होगा। ये एक रिलेशन दिया, लेकिन इस रिलेशन को हम प्रूव भी कर सकते हैं आइंस्टाइन का ये वाला इक्वेशन से। सर E इक्वल टू क्या होता है सर? MC² होता है। E इक्वल टू हमारा क्या हो गया सर? MC² हो गया। और यहाँ से E इक्वल टू AC/λ भी मिला। हम दोनों इक्वेशन को जब हमने कंपेयर किया तो यहाँ से आया लैम्डा इक्वल टू H/mc। C क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ लाइट। C मतलब ये वेलोसिटी ओनली लाइट के लिए है। अगर कोई भी मैटर के लिए हमने करना है तो डी ब्रोगली का जो है कोई भी मैटर के लिए भी है, तो ये क्या है हमारा? V होगा। क्या होगा? V होगा। तो यहाँ से भी हमें एक प्रूफ मिलता है। तो उनका सही बात है, इन्होंने एक प्रूफ दे दिया, सही बात है। और हमने क्या बताया? मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल हुआ तो वहाँ पे लैम्डा का वैल्यू नेग्लिजिबल है। जैसे कि इंसान दौड़ रहा है, कोई एरोप्लेन दौड़ रहा है, कोई क्रिकेट बॉल दौड़ रहा है, उसमें वेव नेचर उतना ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं पाता, इसलिए लैम्डा का वैल्यू जो है, यानी कि जो वेरी मच एसोसिएटेड वेव है, ये नेग्लिजिबल है। या माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए वेव का जो वैल्यू है वो हमारे पास सिग्निफिकेंट है, इसलिए माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सब के लिए हम लैम्डा का वैल्यू को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। और इनके लिए जो एक्सप्रेशन उन्होंने दिया लैम्डा इक्वल टू H/mb। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे हमने क्या बोला कि सर काइनेटिक एनर्जी हमने निकाला, काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन भी हमने निकाला, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। वहाँ से हम काइनेटिक एनर्जी को लैम्डा के सामने हमने लिंक किया। तो ये एक फॉर्मूला तो बेटा ये हो गया, और दूसरे फॉर्मूला आपका ये हो गया कि हमारा क्या होता है? एक होता है लैम्डा इक्वल टू H/2m के काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हमने क्या लिया? E इंटू वी। ई स्पेशली फॉर इलेक्ट्रॉन, मेनली होता है Q इंटू वी, Q फॉर एनी चार्ज। ओके, ये एक लैम्डा का वैल्यू आ गया। ठीक है, यहाँ से आया। फिर हमने ये सारा वैल्यूज यहाँ पे पुट करने के बाद हमने लैम्डा का एग्जैक्टली वैल्यू मिलाया था। हमने एग्जैक्टली वैल्यू हमें पाया था कि √150/v होता है। ठीक है, हो गया। फिर हमने यहाँ पे हमने क्या बताया था? डी ब्रोगली ने बताया कि अगर इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है ऑर्बिट में, वो अगर रिलेटेड टू क्या है वेव नेचर शो करता है, तो उसका जो सर्कमफेरेंस होना चाहिए वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्या होना चाहिए? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ होना चाहिए। तो ये बात उन्होंने यहाँ पे बताया। तो यहाँ पे n क्या होता है? n का मतलब होता है ऑर्बिट नंबर, याद रखना बेटा। n का मतलब होता है ऑर्बिट नंबर। कितना ऑर्बिट है? n इक्वल टू 5 वेव है, मतलब 5 ऑर्बिट है। 4 वेव मतलब 4 ऑर्बिट है। 3.5 मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो यहाँ से हमने एक प्रूफ किया था, हमने जो डी ब्रोगली ने ये प्रूफ कर दिया था कि MBR इक्वल टू NH/λ की जगह पुट कर दिया H/mb। यहाँ से आगे MBR इक्वल टू NH/2 यानी कि जो एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू NH/2 है, ये किन्होंने प्रूफ करके बताया? ये प्रूफ करके बताया हमारा होनहार डी ब्रोगली ने। तो यहाँ पे वेरिफिकेशन ऑफ क्या बोला हमने? बोर्ड एंगुलर मोमेंटम को वेरीफाई हो गया कि बोर्ड जी ने ये जो बात बोला था वो प्रूफ हो गया, ये सही बात बोला था। तो यही के साथ, इसी के साथ हमारा जो ये चीज़ है वो समाप्त होता है। अच्छी तरह से हमने समझाया। कहीं पे भी समझना आए बेटा जरूर पूछ सकते हो, अगर एंजॉय करते हो तो जरूर बताना आपको। ठीक है, मुझे बताना पड़ेगा आपको, सर मज़ा आ रहा है, सर नेक्स्ट लेक्चर कब आएगा? आप लोग चिल्लाते हो, मज़ा लगता है।
नेक्स्ट लेक्चर, फिर जब नेक्स्ट लेक्चर आता है तो देखो मैं कंटिन्यूअस पढ़ाया ना, तो इसको नोट डाउन करने में भी टाइम लगेगा। नोट्स बनाते रहो, आप प्रॉपर्ली नोट बोल करो, क्योंकि मेरा एक लेक्चर नॉर्मली 3-4 लेक्चर का बराबर होता है, क्योंकि बड़ा लेक्चर होता है, बहुत कुछ चीज़ बोल देता हूँ। और एक चीज़ मैं बताता हूँ, सिर्फ जो पीपीटीज में है उनको मत लिखो, आपको साथ साथ मैं जो मुंह से बोलता हूँ उनको भी नोट करना है। ये पहली बात है। दूसरी बात, सिर्फ नोट डाउन करके रखना ही पढ़ाई नहीं होता है, उनको पढ़ना पड़ता है, दिमाग में सेट करना पड़ता है, साथ में क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करना होता है। ठीक है, ये होता है कंप्लीट हमारा स्ट्रेटेजी, कंप्लीट प्रिपरेशन। ठीक है बेटा, चलो मिलते हैं अगले लेक्चर पे। ठीक है।